हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका 1000 गोल्डन रूल्स का पार्ट नंबर 3 है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं नाउन्स और इसके केस एंड जेंडर के बारे में। ठीक है, अब ज़रा देखो, जो लोग नए हैं वो लोग, आप लोग क्या कर सकते हो, टेलीग्राम पर जा कर के त्रिगीतम सर्च करना, एक आपको ग्रुप मिलेगा त्रिगीतम फोरम क्लब, वहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो। और अगर मेरे से पर्सनल गाइडेंस चाहिए जिसमें मैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाता हूँ वोकैब के और ग्रामर का, तो आप यहाँ पर जा कर के इस व्हाट्सअप नंबर पर मुझे मैसेज करना। मैं आपको प्रोसीजर बता दूंगा कि इसके ज्वाइन करने के क्या प्रोसीजर हैं, कैसे टास्क मिलते हैं, किस तरीके से टेस्ट लगाया जाता है, ऑनलाइन टेस्ट होता है। और बहुत लोग पूछते हैं सर आपके ऑनलाइन टेस्ट में टाइमर लगा होता है कि नहीं, मतलब टाइम वहाँ पर दिखता है कि नहीं। बिल्कुल दिखता है, सब कुछ दिखता है। ठीक है, अब ज़रा बात करते हैं। देखो यहाँ पर है आज के रूल में देखेंगे। और हाँ भाई, आप लोग ना वीडियो को लाइक किया करो फर्स्ट वीडियो की तरह। इसका भी टारगेट मैं देता हूँ, इस वीडियो के लाइक का भी टारगेट देता हूँ 200 लाइक मिल गए मुझे बहुत मज़ा आएगा फिर नेक्स्ट पार्ट बनाने में। ठीक है, तो कोशिश करो अपने तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक हो। उसके बाद मुझे लगेगा कि आप लोग भी काफ़ी ज़्यादा इसको सीखने के लिए सिंसियर हो, तो मैं डेफिनेटली बहुत जल्दी सारे मतलब इस सीरीज़ के सारे पार्ट को कंप्लीट कर दूँगा। अब ज़रा बात करते हैं कि इसमें रूल है क्या। यहाँ पर देखो, केस जो है उसका 4 टाइप है। तो कहोगे सर आप इसको अलग से रूल बना करके डाल दियो। जी हाँ, इसलिए डाला हूँ क्योंकि बहुत लोग इसको इग्नोर कर देते हैं कि टाइप को क्या रखना। हालांकि जैसे नाउन में अगर इग्नोर कर देते हो क्योंकि आप बचपन से पढ़े आते हो, और नाउन के केस का जहाँ तक टाइप आता है तो बहुत लोग भूल जाते हैं। तो मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि अलग से इसको रूल बना करके, ताकि आप याद कर पाओ। ठीक है, और बहुत सारे कॉम्प्लेक्स रूल्स को भी इसमें देखने वाले हैं हम लोग। तो टेंशन ना लो आप लोग, है ना। जैसा मैं बोलते जा रहा हूँ बस उतना करते जाओ, देखना आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब जरा देखो, यहाँ पर बोला है कि मुख्य रूप से केस ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, इसके 3 प्रकार के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। मतलब ये 4th टाइप का अध्ययन उतना डिटेल में नहीं करेंगे। और यहाँ ऑब्जेक्टिव होता है, और यहाँ पर नॉमिनेटिव केस, मतलब कोई नाउन और प्रोनाउन जब सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो नॉमिनेटिव केस में कहलाता है। तो इसको भी देखेंगे अच्छे तरीके से कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन इस चैप्टर में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पोसेसिव केस। इसके बेस्ड पर ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं कि क्या सर नाउन और प्रोनाउन के ये सारे टाइप होते हैं। प्रोनाउन में ये वाला टाइप नहीं होता, बाकी प्रोनाउन में ये तीनों टाइप होते हैं, और नाउन में भी होते हैं। नाउन और प्रोनाउन में ये फर्स्ट थर्ड 3 वाले होते हैं, जिसमें से हम लोग मुख्य रूप से पोसेसिव केस वाले को ज़्यादा मतलब डीपली देखने वाले हैं। अब ज़रा बात करते हैं एक एक करके, सबको मैं डिफाइन कर दूं, आपको समझा दूं कि क्या होता है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस। ठीक है, देख लो यहाँ पर है कि नॉमिनेटिव केस, जिसको हिंदी में बोलते हैं कर्ता कारक। मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ कलर को, ये कर्ता कारक कहलाता है। अब यहाँ बोल रहा है कि नॉमिनेटिव केस में कौन सा नाउन और प्रोनाउन होता है। देख लो, जब कोई नाउन और प्रोनाउन जो है किसी वर्ब के सब्जेक्ट का काम करे तो उस नाउन को हम लोग नॉमिनेटिव केस में होना कहा जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर है एक माइनर सा डिफरेंस है दोनों में, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में। उस चीज़ को आपको ध्यान देना है। क्या है वो माइनर सा डिफरेंस? यहाँ है कि ऑब्जेक्टिव केस में बोल रहा है कि जब कोई नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब या प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट का काम करे तब उसे कहते हैं कि वो ऑब्जेक्टिव केस में है। तो यहाँ पर वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों है, यहाँ पर वर्ब और प्रीपोजिशन दोनों है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वर्ब है। समझ रहे हो? बस इतना सही डिफरेंस है, इतना ध्यान में रखने की कोशिश करना, क्योंकि मैं इस पर फोकस इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बाद आने वाले कॉन्सेप्ट में इसका यूज़ है। ठीक है, अब ज़रा देखो, समझा देता हूँ कि नॉमिनेटिव केस में कौन कहलाएगा कौन नहीं कहलाएगा। देख लो, यहाँ है कीर्ति सिंग्स वेल, कि कीर्ति जो है वो क्या करती है, अच्छे से गाती है। यहाँ पर सिंग्स यानी ये जो वर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट कौन है, तो एक ही दिख रहा है आपका, कीर्ति है ना, जो गाने का काम कर रही है। मतलब ये है कि जो भी वर्ब का एक्शन को अंजाम दिया है वो कहलाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक है, और ये जो सब्जेक्ट है नाउन है, ये कहलाएगा कौन से केस में, ये कहलाएगा कि ये नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि कीर्ति जो है यहाँ पर ये किस चीज़ का काम कर रहा है, ये वर्ड जो है ये काम कर रहा है सब्जेक्ट के तरह। ठीक, नेक्स्ट में देख लो, यहाँ पर है ही हैज़ गोन चेन्नई, ही हैज़ गोन टू चेन्नई, है ना, टू यहाँ पर छुटा हुआ है। अब देख लो, यहाँ पर हैज़ गोन आपका वर्ब है, और इसको जाने का काम कौन कर रहा है, ही कर रहा है। तो ही यहाँ पर क्या है, प्रोनाउन है, लेकिन कौन से केस में है, ये नॉमिनेटिव केस में है, क्योंकि यही यहाँ पर सब्जेक्ट है। क्लियर है?
अब ऑब्जेक्टिव केस में देखते हैं। ऑब्जेक्टिव केस में अभी बताया कि जो नाउन और प्रोनाउन किसी वर्ब और प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो उसे हम ऑब्जेक्टिव केस में होना कहते हैं। यहाँ पर क्या है, देखो यहाँ पर है प्रेम लव्स प्रीति। यहाँ पर क्या है, ये लव एक्शन को अंजाम कौन दे रहा है, प्रेम दे रहा है, मतलब करता कौन है, प्रेम है। प्रेम यहाँ पर करता है यानी सब्जेक्ट है, तो ये प्रेम कौन से केस में कहलाएगा, सब्जेक्ट है, तो ये कहलाएगा आपका नॉमिनेटिव केस में। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, प्रीति। प्रीति किसका ऑब्जेक्ट है, इस लव का, है ना, मतलब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और इसी वर्ब का सब्जेक्ट आपका प्रेम है। प्रेम कहलाएगा आपका नॉमिनेटिव केस में, और प्रीति ऑब्जेक्ट है, तो ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, राम टीचेस हर। यहाँ पर ये क्या है, नाउन है, यहाँ पर प्रोनाउन है, वर्ब एक ही है, तो इस वर्ब के लिए क्या हो गया आपका, राम सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है तो राम कौन से केस में कहलाएगा, नॉमिनेटिव केस में। हर जो है ये टीच के लिए क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रोनाउन है और ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए ये कहलाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में। इसी तरीके से आगे है, बहुत लोग देखो जैसे बचपन से आप पढ़े आते हो ना कि क्रिया को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है और वो हमेशा सब्जेक्ट कहलाता है। लेकिन बहुत ये तो बचपन का है कॉन्सेप्ट है ना, जो कि सही भी है, गलत नहीं है, कि किसी भी क्रिया को करने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है, यानी सब्जेक्ट कहलाता है। उस वर्ब का, उस एक्शन का क्या कहलाता है, सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट के ऊपर बस इतना ही कॉन्सेप्ट नहीं है, सब्जेक्ट को पहचानना थोड़ा सा मुश्किल होता है कई बार, ऑब्जेक्ट को पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको डिटेल में बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना करो एग्जाम में, ठीक है, चाहे वो किसी भी तरीके से पूछ ले आप पकड़ पाओ। तो यहाँ पर देखो, बचपन में जो रूल पढ़े हो कि किसी क्रिया को अंजाम देने वाला व्यक्ति कर्ता कहलाता है, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। अब यहाँ सांप को मारने का काम प्रेम कर रहा है ना, प्रेम कर रहा है, तो सोच लोगे कि ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो कि आपका गलत हो जाएगा। देखो सीखो, यहाँ पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी किसी प्रीपोजिशन के बाद जो भी नाउन और प्रोनाउन आता है वो कभी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। तो बाय तो खुद में आपका प्रीपोजिशन है और इसके बाद प्रेम आया है, तो ये हमेशा क्या होगा आपका ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, मतलब इस बाय का, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। तो प्रेम क्या होगा यहाँ पर, कौन से केस में, ये होगा आपका ऑब्जेक्टिव केस में। तो बच कौन जाता है आपका, स्नेक, स्नेक बन जाता है, तो ये क्या कहलाएगा यहाँ पर, सब्जेक्ट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक, इसको भी डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखो, अब यहाँ पर मैं चर्चा कर दिया हूँ कि अब हम ऊपर के दो जो रूल सीखे हैं इसके संदर्भ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे कैसे। जैसे मैं यहाँ पर दो आपको दे दिया हूँ, क्या दो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन आपके लिए, आप इसको पॉज करो वीडियो को और कोशिश करो इसको सॉल्व करने का और पहचानने का कोशिश करो कि कौन इसमें से, इन दोनों सेंटेंस में कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है। कोशिश करोगे, करने की कोशिश करो। देखो अब इसको कराने से पहले मैं चाहता हूँ कि इसके बेस्ट पर जो भी रूल्स हैं आप सीख लो। कौन कौन से रूल्स हैं भाई देख लो, इसको आपको भूलना नहीं है। यहाँ पर यह है कि हर एक सब्जेक्ट का अपना वर्ब होना ज़रूरी है। अगर सब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में तो वहाँ पर इस सब्जेक्ट का वर्ब भी होगा, मतलब बिना वर्ब का वो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता किसी सेंटेंस में। अगर है तो वो मीनिंगलेस है या फिर गलत है। इंपेरेटिव सेंटेंस को छोड़ करके, इंपेरेटिव सेंटेंस को छोड़ करके इसलिए भी क्योंकि वहाँ पर हम कहते हैं कि प्लीज़ कम हियर, क्या बोलते हैं, प्लीज़ कम हियर। तो यहाँ पर क्या है आपका, कम आपका वर्ब है, लेकिन यहाँ पर कहीं नज़र आ रहा है सब्जेक्ट, नहीं आ रहा। तो इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ पर छुपा हुआ है, इसी में ही आपका अंडरस्टूड है ना। तो यहाँ पर हमेशा यू होता है, इंपेरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट को नहीं लिखा जाता और वो अंडरस्टूड होता है और हमेशा यू होता है। मतलब यू यहाँ पर कह सकते हो यू प्लीज़ कम हियर, है ना, कॉमा देना है यहाँ पर। तो यू यहाँ हमेशा ही अंडरस्टूड होता है। आखिर अंडरस्टूड है तो कहीं ना कहीं तो छुपा हुआ है ना उसमें सब्जेक्ट, समझ रहे हो। तो अगर वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा ही होगा, और अगर किसी सेंटेंस में वर्ब है तो उसका सब्जेक्ट होगा ही होगा। मतलब अगर किसी सब्जेक्ट का वर्ब वहाँ होना ज़रूरी है तो इसके वैसे वर्षा भी ट्रू है। मतलब वैसे वैसा करने का मतलब वर्ब भी है तो उसका सब्जेक्ट कहीं ना कहीं होगा ही होगा। क्लियर यहाँ तक। फिर नेक्स्ट रूल बोल रहा है कि प्रीपोजिशन के बाद आने वाला जो भी नाउन और प्रोनाउन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ना कि सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। प्रीपोजिशन के बाद यूज होने वाला जो भी नाउन और प्रोनाउन होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये दोनों रूल का आपको नहीं भूलना है। अब देख लो, ऑब्जेक्ट के भी दो टाइप्स होते हैं, इसको भी जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि
आगे की क्लास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में डायरेक्टली यूज़ करूँगा तो इतना डिटेल नहीं बताऊँगा, इसलिए आपको अभी लर्न कर लेना है इसको कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कहलाता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन कहलाता है। इसके बेस पर आप टेंस वगैरह में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन देखोगे, है ना। तो देखो, जब भी किसी सेंटेंस में आपको पता चले कि वहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो कौन डायरेक्ट है भाई, कैसे पहचानोगे? तो जो भी वहाँ पर होगा नाउन या प्रोनाउन, अगर वो व्हाट का रिप्लाई दे तो समझ जाना कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मतलब क्या का रिप्लाई दे देता है तो समझो कि वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अगर किसको या किन्हें इस चीज़ का रिप्लाई मिल जाए तो समझो कि वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। बोलोगे तो नहीं, मतलब ये किसको का रिप्लाई दे दे, ठीक है। अब इसको भूलना नहीं है आपको। देखो फिर से रिपीट कर देता हूँ, अगर 2 ऑब्जेक्ट हैं कहीं पर और उसमें से एक क्या का उत्तर दे दे तो वो कहलाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अगर वहाँ पर टू हुम या हुम या किसको का रिप्लाई दे दे तो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब जरा देखते हैं यहाँ पर इसके एग्जाम्पल। यहाँ पर बोला ही गेव कीर्ति अ लेटर, उसने कीर्ति को एक लेटर दिया। अब यहाँ पर देखो देने का काम कौन कर रहा है, ही। तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि क्रिया को करने वाला व्यक्ति हमेशा क्या होगा, वो होगा आपका सब्जेक्ट। तो ही यहाँ पर सब्जेक्ट है और ही कौन से केस में हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो ये हो जाएगा आपका नॉमिनेटिव केस में। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट 2 है, कीर्ति है, लेटर है। इस वर्ब के लिए 2 ऑब्जेक्ट है, कीर्ति और अ लेटर। कैसे कहोगे कौन सा सब्जेक्ट है, मतलब कौन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? तो अभी बताया कि अगर व्हाट का रिप्लाई दे दे तो वो कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पूछो यहाँ पर क्वेश्चन में कि क्या दिया, ही गेव कीर्ति अ लेटर, उसने क्या दिया, एक लेटर दिया। तो क्या का रिप्लाई अ लेटर दे रहा है, इसलिए ए लेटर जो है वो क्या है आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसको दिया, कीर्ति को दिया, तो कीर्ति यहाँ पर क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है यहाँ पर शी प्रेजेंटेड, मतलब उसने किसी को गिफ्ट दिया, किसको, विकी को। किसको दिया, विकी को दिया। तो विकी क्या है यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये किसको का रिप्लाई है, टू हुम का रिप्लाई है। क्या दिया, हैंडकरचीफ दिया, हैंडकरचीफ रुमाल दिया। तो ये क्या का उत्तर है, इसलिए क्या कहलाएगा आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर यहाँ तक बिल्कुल कॉन्सेप्ट। चलिए भाई यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब जरा देख, अब इसको चर्चा करते हैं, दोनों क्वेश्चन को पढ़ो। इसको यहाँ बोला द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स ऑफ द क्लब, कोई क्लब है जो वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करता है दिल्ली में, है ना। ये क्या कर रहा है, आपस में गेट टुगेदर होना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। तो यहाँ पर वॉन्ट्स होगा या फिर वॉन्ट होगा, क्या होगा भाई, इसका डिसीजन अभी करेंगे। देखो तो सब्जेक्ट के हिसाब से करेंगे। अगर इस सेंटेंस का सब्जेक्ट अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो तो वॉन्ट्स लिखेंगे, अगर प्लूरल हो तो वॉन्ट लिखेंगे। ये तो हम लोग बेसिक चीज़ जानते हैं पहले से। अब डिसीजन लेते हैं कि कौन यहाँ पर सब्जेक्ट है, कौन यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो चूज करते जाओ। द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स, ये पूरा कह लो नाउन वाला फ्रेज या फिर सिंपली नाउन को, तो ये यहाँ पर नाउन है। दूसरा द क्लब है, क्लब यानी क्या कलेक्टिव नाउन है, ये भी आपका एक नाउन है। वर्किंग इन द फील्ड, फील्ड जो है ये भी आपका नाउन है। वुमेन एम्पावरमेंट, ये भी यहाँ पर क्या है, मतलब यहाँ पर फील्ड इसलिए नाउन है क्योंकि सिंपल एक फील्ड शब्द का इस्तेमाल करें तो वो प्लेस का नाम है तो नाउन होगा, है ना। तो इस सेंस में मैं वहाँ पर नाउन लिखा हूँ। वुमेन एम्पावरमेंट है तो इसको भी यहाँ पर नाउन लिख लो। फिर हो गया दिल्ली है, दिल्ली भी आपका नाउन है। अब बताओ कि कौन सा नाउन सब्जेक्ट है, कौन सा नाउन ऑब्जेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसलिए इसको ध्यान से देखना। अब कलर थोड़ा चेंज कर लूँ। यहाँ पर बताओ कितने अभी लिखा हमने, 5। इस सेंटेंस में 5 नाउन है। अब आपको डिसाइड करना है कौन सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट। तो अभी बताया, देखो इस सेंटेंस को पढ़ते ही बहुत लोग इसका आंसर जान गए होंगे, लेकिन इतना एनफ नहीं है, क्योंकि जो पढ़ने के हैबिट से आप जानते हो ना, आप सिर्फ पढ़ने के हैबिट से जानते हो कि यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, एक अंदाज़ा लगाते हो। बिना ग्रामर के फिक्स रूल को जाने हुए आप अंदाज़ा लगाते हो अपने पढ़ने के हैबिट से। तो ये तो कुछ हद तक सही है, लेकिन ये यही सही है, ये गलत चीज़ है। मतलब एग्ज़ाम में आपको परफेक्ट रूल सीख करके जाना चाहिए, वरना ये जो आप पहले से अंदाज़ा लगाते हो ना पढ़ने के हैबिट से, वो आपको धोखा दे जाएगा कई बारी, ठीक है। तो परफेक्ट रूल को जानना बहुत ज़रूरी है। तो देखो अभी हमने रूल पढ़ा था कि जब भी कोई प्रीपोजिशन किसी सेंटेंस में आता है तो उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन होता है वो कभी सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। क्लियर यहाँ तक। तो मैंने यहाँ पर बोला कि सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पर लगेगा वर्ब, ठीक। अब सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा तो कोई एक सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगा, है ना। तो जितना ऑब्जेक्ट है यहाँ पर सबको कैंसिल आउट करो।
तो देखो दिल्ली यहाँ पर क्या है, नाउन है, इसके पहले इन आया है प्रीपोजिशन, तो ये तो आपका सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इसलिए काट दो, ये ऑब्जेक्ट होगा। फिर है वुमेन एम्पावरमेंट, इसके पहले भी ऑफ का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता, सब्जेक्ट काट दो। फील्ड के पहले भी इन का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसको भी काट दो, ये ऑब्जेक्ट होगा। द क्लब जो है ये भी आपका नाउन है और इसके पहले भी ऑफ का प्रयोग हुआ है, ये तो सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, इसको काट दो। बच क्या गया, द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स, इसके पहले कहीं भी यहाँ पर प्रपोजिशन नहीं है, इसलिए द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स आपका क्या है, यही आपका सब्जेक्ट है। क्लियर है, दोहराऊंगा नहीं क्योंकि मैं इसके पहले भी रूल बता चुका हूँ, बोल के भी बताया, यहाँ पर कैंसिल भी करके दिखाया। ठीक है, अब जरा बताओ, समझ गए कि यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट है आपका द न्यूली अपॉइंटेड मेंबर्स। अब ये बताओ सिंगुलर है या प्लूरल, तो सर कहोगे प्लूरल। प्लूरल है तो यहाँ पर वांट्स लगाओगे या फिर वांट, जी हाँ, रूल के हिसाब से वांट लगेगा, है ना। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर रहता तो वांट्स लगाते, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाए वांट। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट ट्राई करो, यहाँ पर बोला कि द टाइटल ऑफ द मूवी दैट आई वॉच्ड विथ माई फ्रेंड्स आर बाहुबली। अब बताओ क्या है यहाँ पर, यहाँ पर देखो द टाइटल आपका क्या है, द टाइटल है आपका नाउन ऑफ द मूवी, मूवी क्या है यहाँ पर, नाउन। मूवी के पहले द क्यों लगाया भाई, ये मुझे आप कमेंट में मुझे बता देना। ठीक है, यहाँ पर फिर क्या आ जाता है, ये आपका प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन को छोड़ो, फिलहाल नाउन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो फिर है क्या, विथ माई फ्रेंड्स, यहाँ पर माई फ्रेंड्स क्या है, नाउन है। बाहुबली क्या है, नाउन है। अब बताओ कौन सब्जेक्ट हो सकता है, कौन सब्जेक्ट नहीं हो सकता। तो देखो जिसके जिसके पहले है प्रीपोजिशन वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कोशिश करो देखो पहचानने की। यहाँ पर है द मूवी के पहले ऑब्जेक्ट आया है तो ये तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये क्या होगा आपका, हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। फिर माई फ्रेंड्स जो है इसके पहले विद का प्रयोग हुआ है जो कि प्रीपोजिशन है, ये तो आपका सब्जेक्ट हो ही नहीं सकता, ये आपका ऑब्जेक्ट होगा। बाहुबली जो है ये आपका क्या है, एक मूवी का नाम है ना, ये तो नाउन है। अब बता दो, नाउन तो है, सब्जेक्ट का काम कौन करेगा, सब्जेक्ट का काम करेगा द टाइटल और फिर बाहुबली। तो ये आर जो हुआ है, आर ये वर्ब है ना आपका, ये वर्ब किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, द टाइटल के लिए, बाहुबली तो लास्ट में आया सेंटेंस के, है ना। तो ये द टाइटल इज़ बाहुबली होगा, ना कि आर बाहुबली। तो इस तरीके से ये नाउन जो है आपका ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ना कि बाहुबली। ठीक है, तो इस वर्ब का कौन था सब्जेक्ट, द टाइटल। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो समझ गए कि किस तरीके से आपको सब्जेक्ट पहचानना है, किस तरीके से ऑब्जेक्ट पहचानना है। अगर आपको पूछ दे, जैसे देखो इसके बेस्ड पर तो बहुत कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं एसएससी सीजीएल वगैरह में, लेकिन ज़्यादातर पूछे जाते हैं टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में, कि आपको पहचानने के लिए दे देगा कि इसमें से ये जो वर्ड जो है स्पेसिफिक वर्ड वो कौन से केस में है, नॉमिनेटिव में है और फिर ऑब्जेक्टिव केस में है ना, और फिर पोसेसिव केस में। तो इस तरीके से आपको पहचानने के लिए वहाँ पर दे देगा। तो बहुत सारे एग्जाम में यूज़फुल होते हैं, और मुझे एक एग्ज़ाम को लेकर के नहीं चलना, हालांकि रूल सब में काम करेगा आपका। ठीक है, सारे एग्जाम में। तो यहाँ तक आपका 104 रूल तक कंप्लीट है। दो टाइप का अभी मैंने बता दिया और डिटेल में बताया कि कैसे पहचानोगे, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। जब ये सब्जेक्ट का काम करे कोई नाउन प्रनाउन तो वो कहलाएगा नॉमिनेटिव केस में, और अगर कोई नाउन और प्रनाउन अगर आपका रहता है ऑब्जेक्ट, है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो वो ऑब्जेक्टिव केस में कहलाता है। कैसे क्या होता है, कैसे पहचानते हैं, सारा चीज़ यहाँ पर क्लियर है, मिस नहीं करना है आपको। ठीक, अब जरा बात करते हैं, ये 104 नंबर भी क्लियर है आपका। 105 नंबर का देखते हैं कि क्या पॉसेसिव केस क्या होता है। थर्ड टाइप है ये पॉसेसिव केस। देखो इसका मतलब होता है संबंध कारक। मतलब क्या है यहाँ पर मतलब है कि ये जो पॉसेसिव केस में जो भी नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो ऑनरशिप को दिखाता है, मतलब मालिकाना हक को दिखाता है, रिलेशनशिप को बताता है, और फिर पोसेसन अधिकार की बात करता है। ठीक है, और यह जो नाउन है ये हमेशा ये अपस्ट्रॉफी इसको कहते हैं, मतलब एक जो ऊपर लगाते हैं ऐसे। ठीक है, अपस्ट्रॉफी एस और फिर ऑफ के साथ आता है, सिंपली अपस्ट्रॉफी के साथ आता है, जरूरी नहीं कि वो हमेशा एस के साथ आए, है ना। तो उसको कहते हैं पॉसेसिव केस। इसमें एग्जांपल नहीं लिया हूँ क्योंकि ये चैप्टर ही पूरा बेस्ट है पॉसेसिव केस के ऊपर। अब जरा देखो, इसको अपस्ट्रॉफी पढ़ते हैं इसको। ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है। अब 106 नंबर देखते हैं। ये बोला है, क्या बोला है, हाँ, प्रोनाउन और नाउन में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर फिर से देख लो। ये जो तीनों टाइप होते हैं, नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पॉसेसिव, इन तीनों में देखना है कि कौन सा क्या डिफरेंस होता है इन दोनों में, नाउन के केस में और प्रोनाउन के केस में। देखो यहाँ पर है कि प्रोनाउन जो है
यहाँ बोला है प्रोनाउन और नाउन के केस के अध्ययन में यह अंतर हो जाता है कि केस बदलने पर प्रोनाउन का फॉर्म ही बदल जाता है। जैसे देखो, नॉमिनेटिव केस है यहाँ पर आई, अब ऑब्जेक्टिव केस में इसी चीज़ को हम लिखते हैं मी, पॉसेसिव केस में लिखते हैं माई अ माइन। इन दोनों में भी फ़र्क है, कब इसको डिटर्मिनर की तरह यूज़ करते हैं। डिटर्मिनर आपका एक चैप्टर आने वाला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है, उसमें सीखेंगे सब कुछ। हालांकि प्रोनाउन में भी आप सीखने वाले हो इस चीज़ को। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि नॉमिनेटिव केस में है कुछ और, ऑब्जेक्टिव केस में ये वर्ड बदल कर हो जाता है कुछ और, पॉसेसिव केस में वर्ड बदल कर हो जाता है कुछ और। ये है प्रोनाउन का खेल। नाउन में क्या होता है भाई, तो नाउन में होता है कि नॉमिनेटिव केस जो भी रहे वो ऑब्जेक्टिव केस में भी रहता है, लेकिन पॉसेसिव केस में थोड़ा चेंज हो जाता है, और उसमें ये एपोस्ट्रॉफी लग करके चेंज होता है, ठीक है। बस एपोस्ट्रॉफी वाला फ़र्क कहलाता है पॉसेसिव केस, बाकी ये दोनों सेम होते हैं। और प्रोनाउन में आपका तीनों ही अलग अलग होता है। बस ये माइनर सी बात आपको ध्यान में रखनी थी, और इसको अगर ध्यान में रख पाओ, 2-4 बार पढ़ पाओ इसको, तो बढ़िया बात है, क्योंकि ये दिमाग में बैठेगा तो प्रोनाउन के चैप्टर में आप दिक्कत महसूस नहीं करोगे, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। 108 नंबर में क्या बोला कि एक लास्ट का बच जाता है टाइप आपका नाउन में, ये प्रोनाउन में नहीं होता। वोकेटिव केस का मतलब संबोधन कारक, मतलब किसी सेंटेंस में किसी को का हम संबोधन कर रहे हैं, किसी को एड्रेस करके बुला रहे हैं, है ना, तो उसको कहेंगे हम लोग कि ये जो नाउन है, प्रोनाउन है, ये आपका वोकेटिव केस में है। जैसे हम बोला है कि जिस शब्द अशब्द समूह का प्रयोग कर किसी व्यक्ति या वस्तु का संबोधन किया जाता है, तब उस शब्द या फिर शब्द समूह को हम किस केस में होना कहेंगे, वोकेटिव केस में होना कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है कि राजन मेक हेस्ट, राजन जल्दी करो, ठीक है। तो ये राजन को जो संबोधित कर रहे हैं, ये राजन कहलाएगा आपका वोकेटिव केस में। और ध्यान देना, इसके बाद कॉमा दिया हुआ है। माई फ्रेंड हेट सीन, मेरे दोस्त पाप से नफरत करो, है ना। तो माई फ्रेंड जो संबोधित कर रहे हैं, किसी को बोल रहे हैं कि ऐसा मत करो, है ना, ये कहलाएगा आपका किस में, ये कहलाएगा आपका वोकेटिव केस में। फिर ब्रदर आर यू कमिंग, भाई तुम आ रहे हो, तो भाई जो हम संबोधन कर रहे हैं सेंटेंस में, है ना, ये कहलाता है वोकेटिव केस में। इसके बाद भी कॉमा है। आनंद कम हियर, कि आनंद यहाँ आओ, है ना, तो आनंद को बुला रहे हैं, उसको संबोधन कर रहे हैं, तो आनंद यहाँ पर क्या है, वोकेटिव केस में। अब जरा ध्यान देना, अब कहोगे सर ऐसा क्या बोल रहे हो, अगर इस कॉमा को हटा दें तो क्या दिक्कत है, हटा करके देख लो भाई क्या दिक्कत है। अगर इस कॉमा को हटा दोगे ना, तो ये इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। जैसे इसको अगर हटा देते हैं कॉमा को, तो पढ़ोगे तो कहलाएगा राजन मेक हेस्ट, जो कि मीनिंगफुल सेंटेंस है, क्योंकि उसके हिसाब से, राजन के हिसाब से यहाँ पर वर्ब होना चाहिए मेक की जगह मेक्स, है ना, इतना समझ गए। तो इस तरीके से कॉमा को नहीं हटा सकते, और कॉमा दिया हुआ है किसी सेंटेंस में इस तरीके से एड्रेस करके किसी को, तो ये कॉमा के पहले वाले जो शब्द होते हैं या फिर शब्द के जो समूह होते हैं, वो कहलाता है उस सेंटेंस का क्या, वोकेटिव केस में होना। क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ पर क्या दे रखा है, देखो यहाँ बोला है कि वोकेटिव केस में प्रयुक्त शब्द या शब्द समूह के बाद एक कॉमा का प्रयोग होना जरूरी है, होता है। यदि कॉमा का प्रयोग नहीं होता तो ये वाक्य गलत हो जाते हैं, क्योंकि तब उस उक्त वाक्यों का स्वरूप ऐसा होता है, राजन मेक हेस्ट, जो कि गलत है अपने आप में, क्योंकि इस तरीके से सेंटेंस बनाएंगे कि राजन जल्दी करता है, यही तो ये मीनिंग बताना चाह रहा है। तो जल्दी करता है, तो यहाँ पर मेक नहीं होगा, मेक्स होगा। माई फ्रेंड हेट सीन, मतलब मेरे दोस्त जो है, कोई सिंगल फ्रेंड, वो क्या करता है, पाप से नफरत करता है, तो यहाँ पर हेट नहीं होगा, हेट्स होगा, है ना, सेंटेंस के हिसाब से। तो इसलिए कॉमा को नहीं हटाना है, ठीक है। इस तरह से अगर कॉमा हटा दोगे तो ये सब्जेक्ट का काम करेगा, ये सब्जेक्ट का काम करेगा, और सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, तो वो होगा नॉमिनेटिव केस में, ना कि आपका वोकेटिव केस में। चलिए इतना क्लियर है। अब हम लोग एक एक रूल के बारे में समझते हैं, पॉसेसिव केस में कितने सारे रूल हैं। मुझे लगता है कि जितने अभी स्टूडेंट है उसमें से मैक्सिमम स्टूडेंट क्या होता है, जो डेप्थ में नहीं पढ़े रहते इस चैप्टर को, वो समझते हैं कि बस एक ही यही वाले रूल को जानते हैं, और हर एक जगह क्वेश्चन करेंगे कि सर ये चीज़ तो नॉन लिविंग नहीं है, ये लिविंग है, तो इसके साथ एपोस्ट्रोफी क्यों आया, क्यों नहीं आया, है ना, इस तरीके से पूछते हैं। तो देखो, नॉन लिविंग थिंग्स जो है, जिसको निर्जीव वस्तु कहते हैं, इसके साथ एपोस्ट्रोफी का प्रयोग हम नहीं करते, या फिर एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम नहीं करते, बल्कि ऑफ का प्रयोग होता है। तो नॉन लिविंग थिंग के साथ होता है ऑफ का प्रयोग, और लिविंग थिंग के साथ होता है एपोस्ट्रोफी एस के प्रयोग और ऑफ दोनों का प्रयोग। जैसे यहाँ पर ऐसे बोलो कि द हाउसेस रूफ, तो ये गलत है, क्योंकि हाउस जो है आपका ये नॉन लिविंग थिंग है, और इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हम नहीं करेंगे। इसको अगर पॉसेसिव केस में लिखना हो तो आपको ऐसे बोलना पड़ेगा, द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस, ऑफ का प्रयोग करेंगे। देख रहे हो, तो निर्जीव के साथ आपको क्या करना है, ऑफ का प्रयोग करना है। फिर द हाउस रूफ, ऐसे भी बोल सकते हैं, द हाउस रूफ भी बोल सकते हैं, है ना, अगर बोलना हो। तो ये दोनों आपस में क्या काम करेगा, एक
कलेक्टिव नाउन नहीं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड नाउन की तरह काम करेगा। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पर क्वेश्चन है इसके लिए कि हु हैज़ ब्रोकन द हाउसेस डोर, कि किसने इस घर के दरवाजे को तोड़ा। तो भाई हाउस आपका नॉन लिविंग थिंग है, इसके पहले इसके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते, इसलिए यहाँ पर अपस्ट्रॉफी ना लिख करके क्या लिखेंगे, हु हैज़ ब्रोकन द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस, ऐसे प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर 110 नंबर बोल रहा है, लेकिन बहुत ऐसी चीज़ हैं जो नॉन लिविंग थिंग की तरह काम करता है और वहाँ पर हम एपस्ट्रॉफी का काम करते हैं। लेकिन कब काम करते हैं, ज़रा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब हम उस नॉन लिविंग थिंग को पर्सोनिफाई करते हैं। पर्सोनिफाई करने का मतलब एक व्यक्ति की तरह काम करते हैं, एक पर्सन की तरह उसका इस्तेमाल करते हैं, तब हम उसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हम कर सकते हैं पोसेसिव, और फिर उसको एपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हुए उसको हम पोसेसिव केस में बना सकते हैं। जैसे देखो फॉर्च्यून्स फेवर, भाग्य का फेवर होना, है ना। मान लिया जाए आप लड़ाई कर रहे हो, आपका दोस्त आपके फेवर में खड़ा है, तो वो ऐसा हम किसी व्यक्ति के लिए इस्तेमाल करते हैं फेवर होने वाला वर्ड। लेकिन बोल दे भाग्य का फेवर होना, तो इस भाग्य को हम एक व्यक्ति की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। हाउस को हम कभी इस्तेमाल कर सकते हैं पर्सोनिफाई करके, तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा काफ़ी, है ना। तो भाग्य का फेवर होना, आपके भाग्य में, आपके फेवर में आपका भाग्य है, तो ऐसा हम कहते हैं इन जनरल, है ना। तो इसके साथ हम अगर मतलब फॉर्चून, डेथ, नेचर, है ना, ड्यूटी, ये सारे वर्ड सुनते ही आपको लग रहा है ना कि ये सारे नॉन लिविंग थिंग है, मतलब लिविंग थिंग तो नहीं है एटलीस्ट, है ना। तो कहने का मतलब है कि ये सारे वर्ड से पता चलता है कि इसके साथ हम इन जनरल मतलब अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर इसका इस्तेमाल हम पर्सोनिफाई करते हुए कर रहे हैं तो इसके साथ हम अपस्ट्रॉफी का यूज़ कर सकते हैं। जैसे भाग्य का फेवर होना, डेथ्स आइसी हैंड, काफ़ी ठंडा हाथ, किसका, डेथ का। तो डेथ का कहीं हाथ होता है क्या, नहीं होता, लेकिन डेथ का इस्तेमाल हम कर रहे हैं इसको पर्सोनिफाई करते हुए, कि एक व्यक्ति की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ रहे हो। इसके क्रुएल्टी को दिखाने के लिए इस तरीके से इस्तेमाल किया गया। नेचर्स लॉ तो इंसान बनाता है, लेकिन नेचर का भी अपना लॉ है, मतलब पर्सोनिफाई कर रहे हैं, तो ये करेक्ट है आपका। नेचर्स ब्यूटी, ये भी करेक्ट है। ड्यूटीज कॉल, ये भी करेक्ट है। यहाँ तक क्लियर है बिल्कुल। अब क्वेश्चन पूछा यहाँ पर ये कि दे वर वेटिंग फॉर द ट्रेन अराइवल। अब पहुँचते हैं तो कोई ट्रेन थोड़े पहुँचता है, वो तो उसको तो पहुँचाया जाता है, लेकिन हम इस्तेमाल करते हैं कि नहीं, ट्रेन का अराइवल, मतलब हम इंसान है जो कहीं पहुँच सकते हैं, है ना, कोई नॉन लिविंग नहीं पहुँच सकता। तो ट्रेन अराइवल को हम इस्तेमाल करेंगे, मतलब पर्सोनिफाई कर रहे हैं ट्रेन का, तो यहाँ पर क्या होगा, ट्रेन्स अराइवल। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो ट्रेन्स अराइवल, तो यहाँ पर अपस्ट्रॉफी एस लगा दो ट्रेन्स में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर रूल बता रहा है कि अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग सिंगुलर नाउन्स के साथ होता है, जैसे राम्स ब्रदर, मोहन्स फादर। राम यहाँ पर सिंगुलर है तो इसके साथ हम अपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करेंगे, मोहन सिंगुलर है तो इसके साथ अपस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, लेकिन इसको हम ऑफ भी इसके साथ लगा करके हम इसको पोसेसिव केस में रख सकते हैं। जैसे यहाँ पर कह देंगे द ब्रदर ऑफ राम, करेक्ट होगा। फिर मोहन्स फादर को हम लिख सकते हैं द फादर ऑफ मोहन, ये भी करेक्ट होगा, है ना। यहाँ तक क्लियर है। आपको सर फादर के पहले आपने ऑफ का इस्तेमाल क्यों कर दिया, तो मैं पहले भी बता चुका हूँ कि नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन है, तो पहले नाउन के पहले द का प्रयोग होता है, कई बार बताया हूँ इसको। ठीक है, एक ये भी रूल है। और फादर ब्रदर के पहले हम लोग कभी भी इस्तेमाल नहीं करते इन जनरल द का, है ना, जब ये बीच सेंटेंस में आया हो और इस तरीके का स्ट्रक्चर ना हो। लेकिन अगर उससे किसी की गुणवत्ता का पता चले तो वहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। इसके ऊपर मैं सारा कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ पहले। अब यहाँ पर क्वेश्चन करो, यहाँ पर बोला है मोहन्स आइज। भाई मोहन्स आइज मतलब मोहन में, इसको मोहन को प्लूरल बना दिया है, फिर अपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कर दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, सिंपली लिखना पड़ेगा ऐसे, मोहन्स, है ना, मोहन अपस्ट्रॉफी एस, मोहन्स आइज, ऐसे लिखना पड़ेगा। आइज रिफ्लेक्ट अ होप फॉर ए बेटर फ्यूचर इन माइक्रोसॉफ्ट, मतलब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में वो अपना बेटर फ्यूचर को क्या कर रहा है, उसके आंखों में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक आशा, है ना, एक होप रिफ्लेक्ट हो रहा है उसकी आंखों में, तो ये बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर मोहन्स आइस गलत है, यहाँ पर पहले एपस्ट्रॉफी लगा उसके बाद एस लगाओ, मोहन की आंखों में। या फिर कह सकते हो द आइस ऑफ मोहन, द आइस ऑफ मोहन, है ना, ये भी कह सकते हो क्योंकि इसके पहले हम लोग रूल देख चुके हैं ना। द आइस ऑफ मोहन भी कह सकते हो। द आइस ऑफ मोहन रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट है, रिफ्लेक्ट्स नहीं है, क्योंकि आइस यहाँ पर प्लूरल है। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं कि जितना भी जो प्लूरल नाउन्स होते हैं, अगर नाउन में अभी देखें कि सिंगुलर नाउन हो
तो उसके साथ हम एपस्ट्रॉफी और फिर उसके साथ एस ऐड करते हैं। लेकिन कोई वर्ड ही अगर ऐसा हो जो एस से एंड करता हो और वो प्लूरल हो, तो उसके साथ हम सिंपली एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे, एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे बॉयज़ हॉस्टल कहते हैं, बॉय हॉस्टल नहीं कहते। बॉय हॉस्टल इसलिए भी नहीं कहते क्योंकि कोई एक हॉस्टल किसी एक बॉय के लिए नहीं होता, वो सारे बॉयज़ के लिए होते हैं, है ना, कई सारे बॉयज़ वहाँ पर रहते हैं। तो इस तरीके से उसको प्लूरल मानना पड़ेगा आपको कि वो हॉस्टल प्लूरल के लिए है, बॉयज़ के लिए है। तो ये प्लूरल के लिए है भाई, तो सिर्फ एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करो, है ना। इस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल होगा, नहीं तो ये सिंगुलर का सेंस देगा जो कि मीनिंगलेस हो जाएगा। किसी एक बॉय का हॉस्टल नहीं हो सकता, है ना। नेक्स्ट आपका ऐसा भी नहीं कर सकते कि बॉयज़ है और लास्ट में एस है इस प्लूरल में, तो फिर एपस्ट्रॉफी लगाओ और फिर एस लगाओ, नहीं। जहाँ पर आपको प्लूरल दिख गया एस के साथ, तो सिंपली आपको एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करना है, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर बोला है देयर वॉज ए बॉयज़ कॉलेज। अब भाई यहाँ पर बोला है बॉयज़ कॉलेज, तो बॉय सिंगल बॉय का तो कॉलेज हो नहीं सकता, है ना, तो नहीं हो सकता। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, बॉयज़ कॉलेज, है ना, बॉयज़ कॉलेज, और सिंपली यहाँ पर एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करो, ठीक है, बॉयज़ कॉलेज होगा यहाँ पर। फिर ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग पीपल विल पुट सम इफेक्ट ऑन द पॉलिटिशियंस एक्शन। यहाँ पर बोल रहा है कि जो लोगों के बीच अगर हम अवेयरनेस को फैलाते हैं, ग्रो करते हैं, है ना, तो ये क्या करेगा, कुछ असर डालेगा पॉलिटिशियन के एक्शन के ऊपर। अब यहाँ पर कहाँ पर लगेगा भाई पॉसेसिव केस, तो देख लो यहाँ पर बोला ऑन द पॉलिटिशियंस एक्शन। अब समझने की कोशिश करो, यहाँ पर द पॉलिटिशियन, किसी एक पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा, द पॉलिटिशियंस मतलब सारे पॉलिटिशियन की बात कह रहा है ये, ठीक है। ये द इसलिए यहाँ पर यूज़ किया गया है कि इसको स्पेसिफाई कर रहा है। क्लियर है यहाँ तक। अब पॉलिटिशियंस है, प्लूरल में है, तो प्लूरल में है तो इसको कैसे लिखोगे, किसके इफेक्ट को ये क्या करेगा। यहाँ पर क्या पूछा है, ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग पीपल विल पुट सम इफेक्ट, मतलब जो अवेयरनेस हम फैलाएंगे, लोगों के बीच बढ़ाएंगे, है ना, वो क्या करेगा, इफेक्ट डालेगा सारे पॉलिटिशियंस के एक्शंस पर। के एक्शन, किसके एक्शन, पॉलिटिशियंस के एक्शन। तो पॉलिटिशियंस यहाँ पर प्लूरल है, तो क्या करोगे, प्लूरल के साथ किस तरीके से पॉसेसिव केस में बनाते हैं, सिंपली एपस्ट्रॉफी को लगा करके। तो सिंपली यहाँ पर पॉलिटिशियंस एपस्ट्रॉफी एक्शन, इतना ही होगा, ठीक है। चलिए ये भी समझ गए सर। अब आगे देखो, बहुत सारे ऐसे भी प्लूरल है भाई जो एस से एंड नहीं करता, जो एस से एंड नहीं करता, तब क्या करेंगे, तब वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, उसमें एपस्ट्रॉफी और एस दोनों यूज कर सकते हो। क्लियर है यहाँ तक। जैसे वीमेंस कॉलेज, एक वीमेन का कॉलेज तो होता नहीं, है ना, वीमेंस कॉलेज होता है। और तो ये कैसे गलत है, क्योंकि ये सिंगुलर का भाव देता है, जो कि किसी एक वीमेन का कॉलेज नहीं होता। यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल है, तो यहाँ पर प्लूरल के साथ हम एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते, मतलब वीमेन को भी एस बना दिया है, इसलिए ये गलत है। क्योंकि वीमेन देख रहे हो, बीच में क्या है आपका, बीच में आपका ई है, वीमेन खुद में आपका एक प्लूरल है, तो एस एडिशनल ऐड क्यों कर रहे हो, और उसके बावजूद भी एपस्ट्रॉफी एस यूज़ कर रहे हो, तो ये भी गलत है। यहाँ पर होगा वीमेंस कॉलेज, यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मेंस वर्क बिल्कुल क्लियर है, मैंस वर्क किसी एक व्यक्ति का वर्क, जो कि गलत है। हालांकि एक व्यक्ति के सेंस में ये करेक्ट हो सकता है, लेकिन यहाँ प्लूरल की बात कर रहा हूँ कि अगर मैंस यूज हुआ है, मतलब मैन का प्लूरल होता है मेन, है ना। चलिए ये क्यों गलत है, ये भी सही हो सकता है अगर किसी सिंगल मैन की बात करें, अ मैंस, है ना, अ मैंस करें तो वो सही हो सकता है। लेकिन यहाँ पर है प्लूरल, तो प्लूरल में एपस्ट्रॉफी एस नहीं इस्तेमाल करते, एस का इस्तेमाल करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एस से एंड नहीं हो रहा है, ये मैन अपने आप में प्लूरल है। फिर यहाँ एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि ये डबल इसको बनाया गया प्लूरल, है ना, दोबारा, तो वो भी गलत है। चलिए यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, ये सब छोटे छोटे रूल्स हैं। फिर यहाँ पर एक आता है कि हिसिंग साउंड वाले नाउन्स के साथ सिर्फ और सिर्फ एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। हिसिंग साउंड का मतलब क्या होता है, हिसिंग का मतलब होता है सा, ये वाला साउंड को बोलते हैं हिसिंग, है ना। नाग सांप को देखे हो, कोबरा को कैसे हिसिंग करता है ना, तो उसी के साउंड को कहते हैं हिसिंग साउंड। मतलब स, से, सी, सु, ये सारे जो वर्ड होते हैं, इससे अगर कोई शब्द एंड कर रहा है तो उसके पहले हम क्या करते हैं, सिंपली एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हैं। मतलब सेम कॉन्सेप्ट है पिछला वाला, कि अगर प्लूरल है, लास्ट में एस है, तो सिंपली एपस्ट्रॉफी लगा दो। और यहाँ पर है कि हिसिंग साउंड से एंड कर रहा है तो उसमें सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगा दो और कुछ नहीं करना आपको, एपस्ट्रॉफी के बाद एस नहीं लगाना है। जैसे जीसस लाइफ, स आ रहा है ना, जीसस, तो आपको एपस्ट्रॉफी और फिर एस का इस्तेमाल नहीं करना है, सिंपली आप
ये लगा दो एपस्ट्रॉफी, ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। ये आपका गलत हो जाएगा क्योंकि एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल हुआ है। फिर है पैथागोरस। पैथागोरस जो है वो व्यक्ति का नाम पैथागोरा नहीं था, पैथागोरस था, उनका नाम ही था पूरा पैथागोरस। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें सिंपली आपको एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, एपस्ट्रॉफी एस का नहीं। क्लियर है। लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन है, इसको देख लो बहुत अच्छे तरीके से। और ये नेस्फील्ड का एक ग्रामर की बुक है, काफ़ी मतलब टफ बुक भी कह सकते हो, काफ़ी डिटेल में ग्रामरियन की बुक है। तो इसके अनुसार क्या दिया है कि इसका हिसिंग साउंड वाले का कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वीनस ब्यूटी। वीनस ब्यूटी में आप अगर सिंपली एपस्ट्रॉफी लगा दोगे जिस तरीके से पैथागोरस में लगाया है ना, तो वो गलत हो जाएगा। इसमें आपको एपस्ट्रॉफी के साथ साथ एस भी लगाना पड़ेगा। तो ये वीनस ब्यूटी है ना, ये वर्ड को याद कर लो, इसमें एपस्ट्रॉफी एस लगता है। फिर से दोहरा देता हूँ कि ये सारे जितना भी हमने देखा ये दोनों को, और जितने सारे आपको मिलेंगे हिसिंग साउंड से एंड करते हुए वर्ड को, उसमें सिंपली आपको एपस्ट्रॉफी लगाना है। लेकिन वीनस ब्यूटी जहाँ भी आपको दिख जाए इसमें सिंपली एपस्ट्रॉफी लगाने से काम नहीं चलेगा, हालांकि ये हिसिंग साउंड से एंड कर रहा है, स से एंड कर रहा है ना। इसमें एपस्ट्रॉफी के साथ आपको एस भी लगाना है। अब इसमें दूसरा एक्सेप्शन देखना, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जेम्स हैट, मतलब ये काफ़ी कोई अच्छा सा कैरेक्टर है किसी कहानी का, बहुत बड़े राइटर का, तो इसलिए इसमें ऐसा एक्सेप्शन ये बनाया है। अब देखो जेम्स है तो जेम्स में क्या है, किसी व्यक्ति का नाम है, जेम नहीं है, जेम्स उसका नाम ही है, उसका नाम है, स से एंड कर रहा है। फिर भी हमें वहाँ पर क्या करना चाहिए था, वहाँ पर हमें सिर्फ एपस्ट्रॉफी से काम चलाना चाहिए था। लेकिन जेम्स हैट जहाँ भी दिख जाए समझ जाना, और फिर जेम्स वर्ड जहाँ भी दिख जाए इसके साथ सिर्फ एपस्ट्रॉफी लगाने से काम नहीं चलेगा, इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्लियर है। फिर है किड्स पोएम। अब देखो जॉन किट्स के बारे में जानते होंगे जो लोग लिटरेचर पढ़े हैं ना, एक बहुत फेमस इनका डायलॉग है, अ जॉय ऑफ ब्यूटी, क्या मैं भूल गया अभी मेरे दिमाग में नहीं, जॉन किट्स है ना। तो इनके नाम में भी आपका स आता है, जॉन किट्स। तो इनमें दोनों तरीके से करेक्ट है, मतलब सिंपली एपस्ट्रॉफी भी लगा दोगे तो भी करेक्ट है, और एपस्ट्रॉफी एस लगा दोगे तो भी करेक्ट है, ये दोनों ही करेक्ट है। ठीक है। तो इतना आपको इसको समझ लो एक तरह से कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि जितने भी हिसिंग साउंड वाले हैं उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करो। लेकिन वीनस इसका एक्सेप्शन है, इसमें सिंपली आप एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करोगे वो गलत हो जाएगा, इसके साथ एपस्ट्रॉफी के साथ साथ एस का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट है इसमें कि जेम्स और किड्स जहाँ भी दिख जाए, तो जेम्स में भी इसी तरीके से है, वीनस वाले में है ना। तो इन दोनों को एक साथ याद रखो, जेम्स और वीनस जहाँ भी आएगा इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल होगा, अगर पॉसेसिव केस में उसको रखना हो तो सेंटेंस के हिसाब से, है ना। तो इसमें सिंपली एपस्ट्रॉफी लगाओगे तो दोनों गलत हो जाएगा। और किड्स पोएम जो है, काफ़ी बड़े पोएट रहे हैं ये, तो किड्स पोएम जो है इसके साथ दोनों तरीके से लगा दोगे करेक्ट होगा, मतलब एपस्ट्रॉफी भी लगाओगे, एपस्ट्रॉफी एस भी लगाओगे तो भी करेक्ट होगा। तो ये विशेष करके इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे देखो क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करो, आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ कि इफ़ यू हैड रेड एनी ऑफ जॉन किड्स पोएम, कि तुमने कोई भी जॉन किड्स के पोएम को पढ़ा हो। अब जरा कोशिश कर, यहाँ पर देखो जॉन किड्स अभी बताया, तो जॉन किड्स में तो सिंपली आप ये लगा दो एपस्ट्रॉफी तो भी करेक्ट होगा, एपस्ट्रॉफी के बाद एस भी लगा दो तो भी आपका करेक्ट होगा। यहाँ तक समझ गए बात को। अब आप कह सकते हो कि सर यहाँ पर ऑफ लगा करके पॉसेसिव को दिखा दिया गया है, तो अलग से आप एपस्ट्रॉफी क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, समझने वाली बात है। तो यहाँ इसलिए दो जगह लगा है, ध्यान दो, दो जगह इसलिए एपस्ट्रॉफी मतलब पॉसेसिव केस में होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर भी एपस्ट्रॉफी होगा, यहाँ भी ऑफ है। क्योंकि ये जो ऑफ आया है ना, वो जॉन के कोई एक के बारे में बता रहा है कि क्या तुमने कोई भी एक पोएम पढ़े हो जॉन किट्स के, तो एक के बारे में बता रहा है, मतलब इस एनी का पोसेशन शो करने के लिए ये ऑफ का प्रयोग किया गया है। लेकिन किट्स के, जॉन किट्स के पोएम्स के पोसेसिव के बारे में बोल रहा है, जॉन किट्स के पोएम, तो के पोएम, तो यहाँ पर किड्स के पोएम, तो ये पोएम के लिए इस्तेमाल हुआ है। समझ में आई बात। ये एपस्ट्रॉफी या फिर एपस्ट्रॉफी एस जो हमने लगाया जॉन किट्स के साथ, ये पोएम के लिए पोसेसिव बता रहा है, और ये ऑफ जो आया है ये एनी के लिए आया है। इस पर कंफ्यूज मत करना कि डबल यहाँ पर पोसेसिव क्यों लगा है, क्योंकि अगले कुछ देखोगे कुछ देर में आने वाला एक क्वेश्चन, वहाँ पर आप कहोगे सर कि यहाँ पर डबल क्यों नहीं लगाया आपने, है ना। तो इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। फिर नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बोल रहा है क्या, देयर आर वेरी फ्यू हु लीव देयर लाइफ फॉर गुडनेस सेक।
यहाँ पर गुडनेस है तो गुडनेस है, तो गुडनेस के साथ इस सा हिसिंग वाला वर्ड है तो इसके साथ आपको सिर्फ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, है ना। हालांकि सेक वाले वर्ड में अलग सा रूल है, आगे देखेंगे, ठीक है। तो ये एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल होगा यहाँ पर, क्लियर है, क्योंकि हिसिंग साउंड था। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ऐसे नाउन है जिसका अंत सी ई से हो, जिसका अंत सी ई से हो, तो क्या करोगे भाई, जिसका अंत सी ई से हो और उसके बाद सेक वाला वर्ड का इस्तेमाल हुआ हो तो भी वहाँ पर हिसिंग का साउंड ही प्रोड्यूस होता है ना, तो भी हिसिंग का साउंड होता है, इसलिए वहाँ भी सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है। एपोस्ट्रोफी के बाद एस मत लगा देना, ठीक है। अब देखो, जैसे सेक का मतलब बहुत लोग नहीं समझते, इसका मतलब होता है के लिए, के खातिर, के नाम पर। जैसे भगवान के नाम पर कुछ दे दो, है ना, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो, तो कहते हैं ना गॉड सेक, है ना, ऐसे करके इस्तेमाल करते हैं शब्द का, तो वही इसका मतलब होता है। यहाँ बोल रहा है फॉर जस्टिस सेक, ये करेक्ट है, इसको नहीं बोल सकते कि जस्टिस सेक, मतलब एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि ये भी हिसिंग वाला साउंड देता है, क्लियर है। फिर फॉर कॉन्शियस सेक, ये भी है, यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस नहीं इस्तेमाल करना है, सिंपली एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है, ठीक। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, गॉड सेक, अब सेक देखोगे तो आप समझ जाओगे कि सर ने बताया था सिर्फ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है, नहीं भाई, वहाँ पर लास्ट वाले वर्ड में सी ऐड होगा, हिसिंग का साउंड दे रहा होगा, लेकिन यहाँ पर गॉड सेक जो है ना, यहाँ पर हिसिंग का साउंड नहीं आ रहा है, इसके साथ में, इसके लास्ट में एस नहीं है, इसलिए पूरा लगाना पड़ेगा, एपोस्ट्रोफी भी और एस भी। फॉर हेवन सेक, ना से लास्ट कराइए, हिसिंग साउंड से नहीं, इसलिए पूरा का पूरा एपोस्ट्रोफी और एस दोनों लगाना पड़ेगा। फॉर मर्सी सेक, वाई है यहाँ पर, है ना, हालांकि यहाँ पर दे रखा है सी, मर्सी, है ना, हिसिंग साउंड यहाँ भी आता है, फिर भी यहाँ पर आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर क्या करना है आपको, एपोस्ट्रोफी एस दोनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ये सारे एक्सेप्शन है, मतलब याद रखो, एक्सेप्शन सिर्फ ये वाला समझ सकते हो, बाकी इसको तो ये तो हिसिंग साउंड से एंड कर ही नहीं रहा। अब जरा देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है अच्छा, इसका एक्सेप्शन एक और देख लो, सेक वाले में, है ना, सेक वाले में जहाँ पर ना तो एपोस्ट्रोफी लगता है ना फिर एपोस्ट्रोफी एस लगता है, वो कौन कौन से हैं देख लो, ये दोनों को याद कर लेना। फॉर ब्रेविटी सेक, ब्रेविटी का मतलब होता है, ब्रेव से मत रिलेट कर लेना, बहादुरी से नहीं, ब्रेविटी का मतलब होता है संक्षिप्तता, मतलब संक्षेप में लिखना, कोई चीज़ आप संक्षिप्त में लिखते हो ना, उसको, है ना, संक्षेप वाला, संक्षिप्तता के बारे में बता रहा है। तो फॉर ब्रेविटी सेक, फॉर फैशन सेक, इसको याद रखो, इसमें ना तो एपोस्ट्रोफी लगता है ना एपोस्ट्रोफी एस लगता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। वैसे मैं इतना प्रैक्टिस करवा दूंगा ना कि उससे बाहर एग्जाम में पूछेगा भी नहीं, अगर उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ पूछेगा तो। चलिए यहाँ तक देख लिया, अब क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पर क्या बोला है, मोहन डीड ऑल दिस, मोहन ने ये सब जो किया है, फॉर जस्टिस सेक, वो जस्टिस के खातिर किया है, न्याय के लिए किया है ना। तो अभी बताया कि अगर सी वहाँ पर हो और सेक का इस्तेमाल भी हो, मतलब हिसिंग वाला साउंड हो और सेक का इस्तेमाल हो, एक्सेप्शन है इसका मर्सी सेक, इसमें हिसिंग वाला साउंड आता है फिर भी यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा है, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ एपोस्ट्रोफी लगाना पड़ेगा, जो कि जस्टिस सेक में है। जस्टिस सी भी है ना, यहाँ पर सी नहीं था, यहाँ पर सी वाई था, इसलिए एपोस्ट्रोफी एस दोनों लगा है, यहाँ पर सी लगा है जस्टिस सेक, तो यहाँ पर सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एस को हटाना पड़ेगा, तब ये करेक्ट होगा, ठीक है। तो एरर आपका 3rd नंबर पार्ट में था। अब जरा देखो, ये भी देख लिया एक्सेप्शन वाला, 117 नंबर देखो, यहाँ पर बोला है कि किसी कंट्री और प्लेस के नाम के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम करते हैं पोसेसिव बनाने के लिए, ठीक। अब जरा देखो, और यहाँ भी हिसिंग साउंड वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेगा, मतलब अगर किसी कंट्री के नाम में अगर हिसिंग साउंड आता है तो वहाँ पर सिंपली आपको क्या करना है, एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करना है, वो भी करेक्ट हो जाएगा कंट्री या प्लेस के नाम पर, ठीक है। तो हिसिंग साउंड वाला हमेशा काम करेगा ऑलमोस्ट। फिर यहाँ पर देखो कैसे, इंग्लैंड हिस्ट्री, आप इसमें क्या करो, एपोस्ट्रोफी एस लगाओ, मतलब कहोगे सर इंग्लैंड और इंडिया तो नॉन लिविंग थिंग है ना, नॉन लिविंग थिंग वाला ये फीलिंग दे रहा है, तो इसमें कैसे लगा देंगे एपोस्ट्रोफी एस, है ना। तो वह इसलिए है ये रूल कि कंट्री और प्लेस के नाम के पहले एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। और इसको दूसरे तरीके से बोल सकते हैं, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, समझ रहे हो, इंग्लैंड हिस्ट्री को हम लिख सकते हैं द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, इंडियाज़ फ्यूचर को लिख सकते हैं द फ्यूचर ऑफ इंडिया, है ना। आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे द फ्यूचर ऑफ इंडिया किसके द्वारा लिखी गई बुक का नाम है, ठीक है। देखते हैं आप लोग जीएस वगैरह भी पढ़ते हो कि नहीं। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन है, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया, क्या इस्तेमाल करोगे। तो यहाँ पर पाकिस्तान है देश का नाम, तो यहाँ पर क्या है, एपोस्ट्रोफी एस, जो कि बिल्कुल करेक्ट है।
दैट ऑफ इंडिया, अब इंडिया एक कंट्री है जिसके पहले दैट ऑफ लगा दिया गया है। क्या लगा दिया गया? दैट ऑफ। तो यहाँ पर क्या होगा, इंडिया कंट्री का नाम है तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा? एपस्ट्रॉफी एस। हालांकि दैट ऑफ गलत नहीं है, क्यों नहीं, आगे देखेंगे, है ना। लेकिन इस रूल के हिसाब से यहाँ पर इंडिया नहीं होगा, इंडियास होगा। अब मैं बताऊँ, यहाँ पर बता दूँ कि क्यों गलत है दैट ऑफ। देखो मैं बता देता हूँ, इसमें एक स्पेशल रूल है। जैसे देखो, जब दो कंट्री का इस्तेमाल करते हैं तो दोनों कंट्री के पहले जो पॉसेसिव केस होगा वो सेम होना चाहिए। पहला रूल तो ये है। तो इसके साथ एपस्ट्रॉफी एस था तो इसके साथ भी एपस्ट्रॉफी एस होगा। यहाँ पर दैट ऑफ है तो यहाँ भी हम दैट ऑफ कर सकते थे, मतलब ऑफ का इस्तेमाल कर सकते थे, है ना। ऑफ का इस्तेमाल, जैसे हम कह सकते थे द प्रॉब्लम्स ऑफ पाकिस्तान आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया, ऐसा भी कह सकते थे। लेकिन क्यों नहीं कह रहे हैं ये समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ पर दूसरा रूल क्या कह रहा है। दूसरा रूल कह रहा है, पहला रूल बताया कि जब भी दो कंट्री या दो चीज़ों का क्या हो, कंपैरिजन हो, तो दोनों के साथ एक ही किस्म के पॉसेसिव केस का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान था तो यहाँ पर इंडियास होगा। यहाँ पर ऑफ रहता तो यहाँ पर दैट ऑफ करेक्ट था। दूसरा रूल ये कह रहा है यहाँ पर कि एज वाला और दैन वाला, एज और दैन का इस्तेमाल अगर किसी सेंटेंस में हुआ हो कंपैरिजन करते हुए, तो दैन के पहले जो इस्तेमाल हुआ है ना, और फिर एज के पहले जो इस्तेमाल हुआ है ना पॉसेसिव केस, वो भी आगे भी इस्तेमाल होगा। समझ रहे हो बात को? तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स के जैसा इंडियास होगा, इंडिया का भी प्रॉब्लम, है ना। हालांकि यहाँ पर प्रॉब्लम शब्द नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ इंडियास कर दोगे तो इसमें ये चीज़ समाहित होता है। इंडिया से ही समझ में आ गया कि इंडिया के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम को बार बार नहीं लिखा जाता। अगर एक बार पॉसेसिव केस का इस्तेमाल हो गया है तो इसमें ही निहित होता है ये चीज़, है ना, कि इंडिया के प्रॉब्लम के ही बारे में बताया जा रहा है। समझ गए यहाँ तक? नहीं समझे हो तो समझा दूंगा आगे जितने सारे आ रहे हैं। देख लो यहाँ पर फिर से समझो। प्लेस से रिलेटेड मैं यहाँ पर रूल बता रहा हूँ ना, कि प्लेस और कंट्री जो भी है तो उसमें एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल हो रहा है। फिर यहाँ पर बोल रहा है पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर मोर सीरियस दैन इंडियाज। अब देखो, अब यहाँ पर क्या करोगे, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स है, देख रहे हो यहाँ पर, तो पाकिस्तान प्लेस का नाम है तो पाकिस्तान के प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहे हैं, तो क के लिए तो दोगे ना एपस्ट्रॉफी, क के की के लिए, तो यहाँ पर क्या होगा, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर मोर सीरियस दैन इंडियाज। समझ गए बात को? और देखो इंडिया में भी यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। क्लियर है? बिल्कुल। आगे देखो यहाँ पर बोल रहा है इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्रूव द प्रेजेंट पॉलिटिकल एजिटेशन ऑफ दिस कंट्रीज बाय एनी मीन्स। अब बताओ यहाँ पर जो है क्या गलती है। यहाँ पर बोल रहा है कि यह बहुत ही डिफ़िकल्ट है कि प्रेजेंट पॉलिटिकल एजिटेशन जो है कंट्री में, एजिटेशन का मतलब जो उथल पुथल है, मचा हुआ है पॉलिटिकल उथल पुथल, उसको इम्प्रूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है ना, इस कंट्री का। और इसको इम्प्रूव करना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, चाहे कोई भी उपाय लगा लो बाय एनी मीन्स, है ना। अब यहाँ पर क्या एरर है ये बताओ, यहाँ पर कहोगे। अब इसको मैं क्यों लिया हूँ इस क्वेश्चन को, देखो यहाँ देखोगे कि कंट्री है और प्लेस है, तो कंट्री और प्लेस के नाम में हम एपस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर देंगे। ऐसा नहीं, कंट्री का नाम होना चाहिए और प्लेस का नाम होना चाहिए। जरूरी नहीं कि कंट्री शब्द के बाद इस्तेमाल हो, है ना। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर दिक्कत क्या है बताओ। यहाँ पर दिक्कत ये है, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू इम्प्रूव द प्रेजेंट पॉलिटिकल एजिटेशन। अब ये पॉलिटिकल एजिटेशन के लिए ऑफ का इस्तेमाल हो रखा है, मतलब इस कंट्री के पॉलिटिकल एजिटेशन, इस कंट्री के, तो के लिए तो ऑफ का इस्तेमाल हो चुका है, तो एक्स्ट्रा एपस्ट्रॉफी एस लगाने की क्या आवश्यकता पड़ गई है। कौन कौन समझा भाई, आप लोग बता देना कमेंट में, समझ पा रहे हो कि नहीं इस चीज़ को। डबल क्यों लगाओगे, इसके पहले भी मैं आपको हिंट कर दिया था कि आगे आने वाला है एक कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पर डबल क्यों लगेगा पॉसेसिव केस, जब ऑफ लग ही चुका है तो आप कहोगे सर आप यहाँ से ऑफ को हटा दो और फिर कंट्री में ही रहने दो, वो भी गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वैसा गलत, क्योंकि कंट्री के साथ ऐसे नहीं लगाना है, कंट्री के नाम और प्लेस के नाम के साथ लगाना है। चलिए बहुत कुछ क्लियर कर दिया यहाँ तक। अब 118 नंबर में देखते हैं, किसी देश के नाम के साथ एपस्ट्रॉफी एस का पॉसेसिव केस बनाने के लिए इस प्रकार का इस्तेमाल नहीं होता। हाँ, कंट्री के नाम के साथ तो अभी बताया कि एपस्ट्रॉफी का इस्तेमाल होता है प्लेस के नाम के साथ, लेकिन इस तरीके के एक फ्रेज होते हैं ना, इसमें ध्यान देना, इंडियाज़ प्लेयर्स नहीं होता, द इंडियन प्लेयर्स होता है। ये एक साथ काम करता है एक कंपाउंड नाउन की तरह। इंडियन प्लेयर्स, इंग्लिश टीम मतलब अंग्रेज़ की टीम, इंडियन टीम, इस तरीके के एक कंपाउंड नाउन जो होते हैं, वहाँ अगर इस्तेमाल हो जाए कंट्री का नाम और प्लेस का नाम, तो इस जगह पर आपको क्या करना है, कंपाउंड नाउन के केस में
एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल नहीं करना है। समझ गए बात को। अब आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड्स जो सिंगुलर में है उसके साथ सिंपली क्या करना है, आपको एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है, और प्लूरल के साथ आपको क्या करना है, सिंपल एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करना है। ये तो पहले से जानते आ रहे हैं, सिंगुलर के साथ एपोस्ट्रॉफी एस और प्लूरल के साथ सिंपल सी बात आपको क्या करनी है, और हिसिंग साउंड के साथ सिंपल सा आपको एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करना है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड बोल रहा है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं ये सबको पॉसेसिव केस बनाने के लिए। बात समझ में आई कि नहीं? तो यहाँ देखो, अ वीक्स हॉलीडे करेक्ट है। क्यों? क्योंकि वीक जो है वो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, इसके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल किए, करेक्ट है। और डेज जर्नी, एक दिन की जर्नी, ये भी करेक्ट है। टुमारोस प्रोग्राम, अब देखो ये टुमारो जो है वो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, इसके साथ भी एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल कर सकते हैं ज़रूरत के हिसाब से। सिंगुलर है तो एपोस्ट्रॉफी एस और प्लूरल है तो सिंपली एपोस्ट्रॉफी। फिर 5 डेज़ लीव, 5 दिनों की छुट्टी, 5 दिनों की छुट्टी, ये प्लूरल है। प्लूरल क्यों है? क्योंकि इसके पहले 5 आया है ना, तो ये प्लूरल है तो सिंपल इसके साथ आपको एपोस्ट्रॉफी इस्तेमाल करना है। फिर 10 मिनट्स ब्रेक, अब प्लूरल है तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल कर दियो। तो यहाँ पर मेन रूप से आपको ध्यान देना था कि टाइम इंडिकेटिंग जो वर्ड है उसके साथ हम लोग एपोस्ट्रॉफी एस और एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करते हुए क्या करते हैं, पॉसेसिव केस हम बनाते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखो काफ़ी क्वेश्चन दिया हूँ इसमें, तो 4 क्वेश्चन है। देखो यहाँ बोला है व्हाट इज़ हर टुडे प्रोग्राम, ऐसा बोलेंगे ना भाई गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टुडेज करना पड़ेगा, आज के प्रोग्राम, है ना। क्यों? क्योंकि टुडे जो है ये है आपका टाइम इंडिकेटिंग वर्ड, करेक्ट है। अ मोमेंट डिले वुड हैव प्रूव्ड कॉस्टली इन द सिचुएशन, इस सिचुएशन में बहुत ही महंगा साबित होने वाला है। एक मोमेंट के डिले भी, एक मोमेंट की देरी भी, तो एक मोमेंट की देरी, अब भाई एक मोमेंट की देरी है तो मोमेंट एक ऐसा वर्ड है जो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, तो इसके साथ एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करोगे कि नहीं करोगे? करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे। फिर 7 डेज जर्नी, 7 दिनों की जर्नी, तो यहाँ पर 7 दिनों है मतलब प्लूरल में है डेज, तो सिंपल एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करेंगे। तो बताओ ये गलत है? नहीं, तो देखते साथ कर दोगे क्या, नो एरर। लेकिन आगे भी पढ़ लो भाई, आगे भी पढ़ लो, हो सकता है गलती हो। तो यहाँ पर ये तो गलत नहीं है क्योंकि 7 डेज में प्लूरल है तो इसके साथ सिंपली एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल हुआ, जो कि करेक्ट है अपने हिसाब से। लेकिन आगे है इज अ वीक जर्नी, एक जर्नी है मतलब एक सप्ताह की जर्नी, तो एक सप्ताह की जर्नी, समझ रहे हो बात को? तो एक सप्ताह की, तो उसके लिए की के लिए एपोस्ट्रॉफी का इस्तेमाल करोगे कि नहीं? करेंगे सर, पॉसेसिव केस का इस्तेमाल। तो वीक भी टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, तो यहाँ भी आपको वीक के साथ एपोस्ट्रॉफी एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा 7 डेज जर्नी इज अ वीक्स जर्नी, करेक्ट है। तो 4th नंबर में यहाँ पर एरर था। फिर है इन टुडे मीटिंग वी मस्ट फर्स्ट डिस्कस एंड थ्रैश आउट द प्रॉब्लम्स वन बाय वन। अब पिछले चैप्टर में, पिछले क्लास में मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं प्रॉब्लम्स होना चाहिए, जो कि यहाँ तक करेक्ट है, और इसी के बेस्ट पर मैं उसमें गलती करके दिया हुआ था। लेकिन यहाँ पर आपको वही सेंटेंस है, सेम सेंटेंस है, इस पर जाके गौर फरमाना। कई लोग क्या करते हैं, लगता है हाँ यार लगता है ऐसे सेंटेंस कहीं देखा है, लेकिन उसके ऊपर वापस नहीं जा करके देखते कि कहाँ देखा है। भाई थोड़ा सा दिमाग को दौड़ाया करो। अगर आपको हिंट कर रहा है आपका दिमाग कि लगता है ये देखा देखा सा है, लगता है ये जाना जाना सा है, तो उसके ऊपर रिसर्च नहीं करते। तो आपका दिमाग जब तक खोजी दिमाग नहीं बनेगा ना, कंप्लीटली आप अगर डिपेंड हो जाते हो किसी दूसरे के इंटेलिजेंस के ऊपर, तो आप सक्सेस नहीं कर पाओगे जल्दी से। मतलब आपको अपना खुद का भी दिमाग कभी कभी इस्तेमाल करना चाहिए, टीचर के बदौलत नहीं बैठना चाहिए। टीचर देखो, मैं ऐसा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट भी बता रहा हूँ, PDF वगैरह सब प्रोवाइड करा रहा हूँ, सबके लिए नहीं हालांकि, लेकिन इतना प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ कि आप जो भी पढ़ो परफेक्ट तरीके से पढ़ो, एकदम उसके अंदर अगर कहीं से भी पूछ दे तो आप एग्ज़ाम में मिस ना करो। तो आपका भी फर्ज बनता है कि खोजी दिमाग, आपका दिमाग खोजी होना चाहिए। कुछ भी आपको हिंट कर रहा है आपका दिमाग, तो उस पर खोजो। तो मैं इतना लेक्चर क्यों दे दिया इस पॉइंट पे, क्योंकि ये सेंटेंस आपको देखा देखा सा लग सकता है, तो सोचोगे कि इस सेंटेंस में लगता है कुछ और भी एरर हो सकता है, सर ने कहीं कुछ बताया था पिछले चैप्टर में, है ना, क्योंकि रिसेंटली पढ़े हो, 1-2 दिन पहले ही पढ़े हो, तो आपका दिमाग में क्लिक करेगा ये, है ना। तो जा करके पलट करके देखो PDF में कि कहाँ पर पढ़ा था इस चीज़ को, उसमें क्या एरर था। तो वहाँ पर एरर था कि वहाँ पर एस को हटा करके मैं दे रखा था। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कहीं एरर, तो इन टुडेज मीटिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि टुडे जो है वो टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है और इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, करेक्ट है। इन टुडेज मीटिंग होगा, टाइम इंडिकेटिंग वर्ड है, आज की मीटिंग के बारे में बता रहा है। चलिए यहाँ तक करेक्ट है। स्पेस एक्सप्रेसिंग, अभी देखा टाइम इंडिकेटिंग, और यहाँ पर देख रहे हैं स्पेस इंडिकेटिंग वर्ड्स जितने हैं, जैसे लेंथ, पॉइंट,
एज, विड्थ, ब्रेथ, ये सारे जब वर्ड अगर आपको जहाँ पर भी देखने को मिल जाए जो स्पेस को इंडिकेट कर रहा हो, तो ये सारे नाउन के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना चाहिए। सॉरी, ठीक है। जैसे यहाँ पर बोला है अ बोट्स लेंथ, तो लेंथ क्या है आपका, लेंथ आपका टाइम स्पेस इंडिकेटिंग है वर्ड, और इसके पहले वाले नाउन के साथ क्या करेंगे, इसके पहले वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे रूल के हिसाब से। फिर है आपका अ नीडल्स पॉइंट, पॉइंट भी आपका स्पेस इंडिकेटिंग वर्ड है और इसके पहले नीडल आया है, तो इस नाउन के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। इसको हम दूसरे तरीके से इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अ बोट्स लेंथ को द लेंथ ऑफ ए बोट, अ नीडल्स पॉइंट को लिख सकते हैं द पॉइंट ऑफ ए नीडल। करेक्ट है, दोनों तरीका सही है। ऑफ के थ्रू भी बना सकते हैं पोसेसिव केस, और ये सारे जो हैं वर्ड स्पेस इंडिकेटिंग वर्ड उसके पहले आने वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी का भी इस्तेमाल करके पोसेसिव केस हम बना सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला यूनिट ऑफ वेट और मनी, यूनिट ऑफ वेट भी रहे या फिर मनी रहे, दोनों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके क्या करेंगे, पोसेसिव केस में इसको बनाया जाता है। ज़रूरत के हिसाब से प्लूरल हो तो क्या करोगे, सिंपली एपोस्ट्रोफी लगाओगे, सिंगुलर है तो वहाँ पर आप लगाओगे एपोस्ट्रोफी एस। ठीक, यहाँ पर अ टन्स वेट, अब देखोगे कि ये वेट इंडिकेटिंग है ना, तो यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करोगे, करेक्ट है। पाउंड जो है ये क्या है, पाउंड तो आपका करेंसी भी है और आपका यूनिट ऑफ वेट है, लेकिन यूनिट ऑफ वेट की तरह काम किया है ना, तो ये दोनों के पहले हम लोग क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, वेट, यूनिट ऑफ वेट और मनी के में। फिर अ रुपीस वर्थ, अब ये भी आपका मनी इंडिकेटिंग है तो एपोस्ट्रोफी एस करेंगे। 5 टन्स, ये प्लूरल है 5 टन्स, तो यहाँ पर सिंपली एपोस्ट्रोफी। $10, ये भी आपका क्या है, प्लूरल है, तो सिंपली आप एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके इसको बना सकते हो। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि यूनिट ऑफ वेट और मनी इंडिकेटिंग वर्ड जहाँ भी रहे तो उसको हम बना सकते हैं एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हुए पोसेसिव केस। क्लियर है यहाँ तक। फिर कंपाउंड नाउन्स के लास्ट टर्म के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल, कंपाउंड नाउन कौन कौन सा है, देखो यहाँ पर है फादर इन लॉस हेल्थ, मतलब जो ससुर जी हैं उसके हेल्थ की बात कही जा रही है, तो लास्ट वाला जो वर्ड होता है कंपाउंड नाउन में उसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके पोसेसिव केस बनाते हैं। ब्रदर इन लॉस जॉब, ब्रदर इन लॉ का जो जॉब है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो लास्ट वर्ड जो है इन तीनों वर्ड में ब्रदर इन लॉ, तो लास्ट वाले में एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके हम पोसेसिव केस में इसको बना रहे हैं। अब आप कंफ्यूज कर रहे होगे थोड़ा थोड़ा, क्या कि सर आपने एस से रिलेटेड कुछ बताया था कंपाउंड नाउन में, क्या बताया था कि कंपाउंड नाउन में जो वर्ड इंपॉर्टेंट होता है, जो वर्ड मुख्य वर्ड होता है, मेन वर्ड होता है, उसमें हम एस और एस का इस्तेमाल करके प्लूरल बनाते हैं। तो यहाँ पर प्लूरल वाली बात नहीं है, यहाँ पर पोसेसिव केस वाली बात है। तो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ इस चीज़ को कि कंपाउंड नाउन है, अगर इसको प्लूरल बनाना होता तो कंपाउंड नाउन जो फादर इन लॉ है, इसमें मेन वर्ड है फादर, तो प्लूरल बनाना होता तो फादर्स लिखते प्लूरल बनाने के लिए, है ना, लेकिन यहाँ पर प्लूरल वाली बात है नहीं, यहाँ पर है पोसेसिव बनाने की बात। तो पोसेसिव में जो लास्ट वर्ड है लॉ, इसमें हम एस या फिर एपोस्ट्रोफी या फिर एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके पोसेसिव केस में बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इस चीज़ को, कंफ्यूज मत करना। 123 नंबर में, मतलब 1 2 3 है ना, 1 2 3 नंबर में देखते हैं कि क्या है। यहाँ पर बोल रहा है कि फ्रेज हो या फिर नाउन इक्विवेलेंट वर्ड्स हो। फ्रेज का मतलब ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, ठीक, जो एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने थे। ऑब्वियस सी बात है कि लास्ट नाउन के पहले प्रयुक्त नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके हम लोग पोसेसिव केस बनाते हैं। अब ये रूल क्या कह रहा है देख लो, ये आपका क्या है, ये आपका पूरा फ्रेज है, मतलब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। द किंग ऑफ मगध पैलेस, पैलेस का मतलब राजमहल, है ना। अब यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर किंग भी है, मगध भी है, पैलेस भी क्या है आपका है नाउन है, और मगध पैलेस अगर एक साथ कहें कि मगध का जो क्या है पैलेस है ना, वहाँ के राजा का जो पैलेस है, इस तरीके से एक कंपाउंड नाउन की तरह काम करें तो क्या करोगे, तो देखो 3 है ना, एक है द किंग, मतलब ये फ्रेज है टोटल, है ना, ये पूरा का पूरा क्या है फ्रेज है। जैसे यहाँ पर है द चेयरमैन ऑफ द कमिटी रिपोर्ट, ये भी आपका एक फ्रेज है पूरा का पूरा। तो यहाँ पर क्या करना है कि जो इस तरीके का फ्रेज होगा जिसमें 2 या 3 या 4 इस तरीके से नाउन होगा, तो उसमें से क्या करना है आपको, सबसे पहला काम करना है कि आखिरी वाला नाउन को सेलेक्ट करो। तो आखिरी वाला नाउन कौन है, पैलेस। यहाँ पर आखिरी वाला कौन है, रिपोर्ट। ये सारे क्या हैं, आखिरी वाले नाउन है इस फ्रेज में। इसके पहले वाला जो नाउन प्रयुक्त हुआ है, जैसे यहाँ पर कमिटी और यहाँ पर मगध,
तो आपको अगर पॉसेसिव केस में बनाना है तो आखिरी वाला को चूज करो और आखिरी वाले से जस्ट पहले वाला जो भी नाउन है उसमें एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके उसको पॉसेसिव केस में बनाना है। क्लियर यहाँ तक? तो द किंग ऑफ मगध पैलेस, ऐसे इसका करेक्ट है, मगध के राजा का राजमहल। इसको दोनों में इस्तेमाल मत कर देना पॉसेसिव, है ना। फिर यहाँ पर इसमें पॉसेसिव, फिर यहाँ पर पॉसेसिव, इस तरीके से नहीं करना है। इसके आखिरी वाला में ही सिर्फ लगेगा। द किंग ऑफ, ये करेक्ट है, लेकिन मगध ऑफ पैलेस, है ना, द किंग ऑफ मगध ऑफ पैलेस ये गलत है ना। सिर्फ इसके आखिरी वाले के पहले वाला जो वर्ड है उसमें लगेगा पॉसेसिव केस। तो मुझे उम्मीद है ये पूरा क्लियर है आपका। फिर लास्ट में देखो, इसको ऐसे नहीं लिख सकते कि द चेयरमैन ऑफ द कमेटी रिपोर्ट, नहीं, रिपोर्ट भी नाउन है और ये पूरा का पूरा फ्रेज है जिसमें 3 नाउन है, चेयरमैन, कमेटी, रिपोर्ट। तो आखिरी वाले के पहले जस्ट जो आया है आपका नाउन उसमें एपोस्ट्रोफी एस और फिर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, पॉसेसिव केस में इसको बनाते हैं। एक सेकेंड, अब जरा देखते हैं आगे क्या दे रखा है 124 नंबर में। ये देखो, इसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज करते हैं ना। इसमें बोल रहे हैं कि नाउन इन अपोजिशन, अपोजिशन वाला चीज़ को नहीं समझ पाते हो, एक ग्रामेटिकल टर्म है ना, इसको मैं समझा देता हूँ। देखो इसका मीनिंग होता क्या है। इसका मीनिंग जो होता है नाउन इन अपोजिशन या फिर सिंपली अपोजिशन, फ्रेज इन अपोजिशन भी हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है अपोजिशन। तो यहाँ पर अपोजिशन का मीनिंग अभी समझेंगे। पहले यहाँ रूल देख लो। बोल रहा है कि नाउन इन अपोजिशन में जो भी नाउन का पोसेसन का पता चले उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करके उसको हम पोसेसिव केस में बनाएंगे। जैसे यहाँ पर है, पहले अपोजिशन का मीनिंग समझो। फिर यहाँ पर बोल रहा है कि अपोजिशन का मतलब होता है अ फ्रेज सराउंडेड बाय कॉमास, कि ऐसा फ्रेज जो दोनों तरफ से सराउंडेड हो, किससे, कॉमा से। हर जगह जरूरी नहीं है, कई बार होता है कि एक ही कॉमा का इस्तेमाल हो, है ना। मान लिया जाए ये वाला वर्ड नहीं रहता ऐसा करके, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, ऐसा सेंटेंस हो, एक ही कॉमा हो और इसके बाद वाला कहलाएगा अपोजिशन वाला पार्ट, समझ रहे हो। अगर एक कॉमा हो तो, और अगर दो कॉमा हो, वहाँ पर 2 कॉमा हो तो समझ जाना कि जो दोनों कॉमा के बीच वाला फ्रेज होगा उसको कहेंगे अपोजिशन वाला पार्ट, है ना, पार्ट ऑफ अपोजिशन। ओपोजिशन नहीं है, अपोजिशन है, ठीक है। अब देखो इसको अभी इग्नोर करो, है ना। बस इतना ध्यान रखो कि 2 कॉमा के बीच में जो भी फ्रेज होता है उसको कहते हैं हम समथिंग इन अपोजिशन। तो यहाँ पर क्या है, टैगोर द पोएट्स हाउस वॉज डेकोरेटेड। अब यहाँ पर टैगोर में लगाएंगे कि टैगोर में लगाएंगे या फिर क्या करेंगे, पोएट में लगाएंगे या फिर किस में करेंगे, हाउस में लगाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात है। यहाँ देखो, यहाँ बोला है कि जो भी पार्ट अपोजिशन में है, तो समझ गए कि अपोजिशन वाला पार्ट ये है, क्योंकि यही वाला जो है वो दोनों तरफ से क्या है, इसमें आपका कॉमा से घिरा हुआ है। इसमें आप चूज करो कि कौन कौन सा नाउन है। पोएट नाउन है, आपका पोएट नाउन है, हाउस भी नाउन है। तो किसके पोसेसन का पता चल रहा है, पोएट का घर या फिर घर का पोएट। भाई घर का पोएट नहीं होता, वो अलग का होता है, घर की मुर्गी वाली बात है ना। यहाँ पर जो बताना चाह रहा है वो बता रहा है पोएट के हाउस को डेकोरेट किया जा रहा है। तो पोसेसन किसका होना चाहिए, पोएट का घर है, पोएट का घर। तो जिसका घर है उसमें हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते हैं, ना इसके पहले वाले में और इसके बाद भी अगर कोई नाउन रहता तो उसमें भी नहीं। लेकिन जो अपोजिशन वाला पार्ट है उसमें जो भी नाउन का पोसेसन का पता चल रहा है उसमें सिर्फ एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके हम उसको पोसेसिव केस में बनाएंगे। क्लियर है। यहाँ पर देख लो, यहाँ बोला द टीचर द वन विथ द ग्लासेस, मतलब जो चश्मा पहने हुए हैं, इज़ लाफिंग एट द स्टूडेंट्स। वो क्या करें, स्टूडेंट के ऊपर, मतलब स्टूडेंट का मजाक उड़ा रहे हैं, है ना। लाफिंग एट का मतलब होता है, लाफ एट का मतलब होता है मजाक उड़ाना, है ना। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, अपोजिशन वाला पार्ट देखो, ये भी कॉमा है, ये भी कॉमा है, तो इसके बीच वाले पार्ट को बोलेंगे अपोजिशन वाला पार्ट। अब जरा देखो यहाँ पर क्या है कि मतलब हाँ, अब पूरा डिटेल बता देता हूँ, छेड़ ही दिया हूँ। तो अब यहाँ पर कहोगे सर किसके साथ लगेगा एपोस्ट्रोफी एस और एपोस्ट्रोफी, तो किसी के साथ नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर किसी का पता चल रहा है, पोसेसन की बात कह रहा है। कोई 2 ऐसा नाउन है जिसके बीच का पता चल रहा हो कि पोसेसन की बात कर रहा है, नहीं। तो बस ये समझाने के लिए यहाँ पर लिया था एग्जाम्पल कि अपोजिशन का मतलब होता क्या है। तो ये जो पार्ट घिरा हुआ है दोनों तरफ से क्या, कॉमा से, उसको बोलते हैं अपोजिशन वाला पार्ट। फिर है होंडा, अ कार मैन्युफैक्चरर मेक्स वेरी रिलायबल कार्स। तो यहाँ पर अपोजिशन वाला पार्ट ये वाला है ना। इसमें पोसेसन का पता नहीं चलता है तो ज़रूरत नहीं है कहीं भी एपोस्ट्रोफी और एपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करना, ठीक है। तो इसका मेन एग्जांपल था आपका ये वाला।
चलिए समझते जा रहे हैं आप लोग। 125 नंबर में बोल रहा है कि यदि दो नाउन्स एंड से जुड़े हों और उनके बीच काफ़ी क्लोज रिलेशन हो तो लास्ट वाले नाउन के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करके उसको पोसेसिव केस बनाते हैं। लास्ट वाले के साथ, ध्यान देना, एंड से जुड़ा होना चाहिए और दोनों के बीच क्लोज रिश्ता होना चाहिए। जैसे बोलते हैं मिस्टर लाल एंड ब्रदर्स ज्वेलरी, इस तरीके के आप देखे होगे कंपनी का नाम है ना, टाटा एंड सन्स, इस तरीके से देखो ना। तो टाटा है भाई, उसी के कोई सन का, ऐसा पता नहीं इसका स्ट्रक्चर क्यों ऐसा किया था, मुझे डिटेल नॉलेज नहीं है। मिस्टर लाल है और फिर उसका भाई है, काफ़ी क्लोज रिश्ता है, उसी का ज्वेलरी का दुकान है, चाहे जो भी है। मिस्टर लाल्स एंड ब्रदर्स इस तरीके से नहीं लिख सकते, मतलब एक ही फैमिली का कोई अगर कंपनी है तो सिर्फ आखिरी वाले वर्ड के साथ क्या करोगे, आखिरी वाले वर्ड के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करोगे या फिर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल। टाटा एंड सन्स शॉप ऐसे है, तो एक ही फैमिली की बात कह रहा है तो लास्ट वाले वर्ड के साथ आप सिंपली क्या करोगे, एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करोगे। लेकिन दोनों का मतलब क्या पता है, एक तरह से ये सही भी है, एक तरह से ऐसा कह सकते हैं, लेकिन इसका मीनिंग गलत हो जाएगा। जिस सेंस में ये रूल बता रहा है उसके सेंस में ये रह नहीं जाएगा, क्योंकि इसका मीनिंग करेक्ट है। इसका मीनिंग है कि कोई मिस्टर लाल है, उसका भी ज्वेलरी है, और कोई भाई है, उसका भी ज्वेलरी है। अब ये किसका भाई है अलग बात है ना। तो इसका मीनिंग भी सही है, लेकिन इस सेंस में गलत है, समझने की कोशिश करो। फिर टाटास एंड सन्स नहीं कहेंगे, मतलब इस तरीके से अगर कहेंगे तो टाटा का भी शॉप है और उसका बेटा का भी शॉप है, लेकिन ये तो हम यहाँ नहीं जताना चाह रहे, यहाँ जताना चाह रहे हैं कि वो दोनों मिल करके पूरी फैमिली का एक शॉप है ना। चलिए यहाँ तक क्लियर है। जैसे अगर मैं कहूँ कि मोहन एंड सोहन्स हाउस, तो आखिरी के साथ हम लगाए हैं एपोस्ट्रोफी एस, तो ये तो करेक्ट है। इसका मीनिंग ये हो गया कि मोहन और सोहन दोनों है जिसका एक कॉमन घर है, सम्मिलित अधिकार है। देखो ब्रैकेट में लिखा हूँ, समझ रहे हो। लेकिन अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर मोहन, यहाँ पर लिख दूँ मोहन एंड सोहन हाउस और दोनों में एपोस्ट्रोफी एस लगा दूँ, तो इसका मतलब है कि मोहन का भी घर और सोहन का भी घर, मतलब दोनों का अलग अलग घर के बारे में हम बता रहे हैं, समझ रहे हो। तो मीनिंग में तो दोनों सही हैं, लेकिन जब भी बताना रहे कि कोई कंपाउंड नाउन ऐसा रहे कि एंड से जुड़ा हो दोनों नाउन और उनके बीच क्लोज रिश्ता हो, जैसे यहाँ पर इससे पता चल रहा है कि ये दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, है ना। और अगर क्लोज रिश्ता की बात ना हो तो हम दोनों के साथ लगा देंगे। जैसे देख लो अगला रूल क्या कह रहा है, रूल नहीं उसी का पार्ट देखो। लेकिन दो नाउन्स के बीच अगर क्लोज रिलेशन नहीं है तो दोनों नाउन में हम क्या करेंगे, दोनों के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस या फिर एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करेंगे, ठीक। जैसे देखो यहाँ पर बोल रहा है शेक्सपियर्स एंड वर्ड्सवर्थ पोएम्स, यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है। अब ये वर्ड्सवर्थ जो हैं ये अलग पोएट हैं, शेक्सपियर हैं जो अलग पोएट हैं, तो उन दोनों का कॉमन पोएम थोड़े हो सकता है, दो अलग अलग पोएट हैं तो, है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से कहेंगे तो ये करेक्ट हो जाएगा, है ना। अगर कॉमन रहता, मतलब एक ही पोएम को दो लोग मिल करके लिखते तो सिर्फ आखिरी वाले के साथ एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल करते, इसके साथ नहीं। लेकिन भाई ये दोनों बिल्कुल ही फेमस पोएम है जो अलग अलग पोएम का अपना रचना किए हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग की बात कही जाए, कॉमन रिश्ता ना हो, उन दोनों के बीच रिलेशन ना हो, तो अलग अलग लगाया करो। इस तरीके से हम नहीं लगा सकते, है ना। इसका मीनिंग हो जाएगा कि ये तो कर ही नहीं सकते, लास्ट वाले के साथ कर सकते थे, जिससे पता चलता कि सिर्फ दोनों का एक ही कॉमन पोएम से, समझ रहे होगे। जहाँ तक देखो यहाँ भी एग्जाम्पल ले आऊँ, इससे पता चलता है कि मोहन का भी घर है और सोहन का भी घर है, जो अलग अलग अधिकार बता रहा है। फिर यहाँ पर देख लो इसका सुंदर सा एग्जाम्पल, पंकज एंड हिमांशु। पंकज मेरा बचपन का दोस्त, हिमांशु मेरा कजिन है, और वो दोनों आपस में काफ़ी गहरा दोस्त हैं, काफ़ी मजाक मस्ती भी आपस में करते हैं, और कहते हैं कि भाई हम लोग एक ही लड़की से शादी करेंगे, मतलब मजाक से कहते हैं, है ना। तो एग्जाम्पल मेरे दिमाग में आ गया, मैं बता दिया यहाँ पे। अब देखो ये अगर यहाँ पर इस तरीके से कह दें कि पंकज एंड हिमांशु वाइफ, तो इसका मतलब हो गया कि एक ही वाइफ है जो दोनों की वाइफ है, समझ रहे हो बात को। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं है, जो कि गलत है ना, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर इन द केस कोई किसी ने कर लिया हो और उसके संदर्भ में आपको सेंटेंस बनाना हो तो आप ऐसा कर सकते हो, मतलब दो बंदे हैं जो एक लड़की से शादी कर ली हो तो आप ऐसा इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन इन जनरल ऐसा होता नहीं, तो इन जनरल अगर हम इस्तेमाल किए तो ये गलत है। मतलब कहना चाह रहे हैं कि पंकज की भी वाइफ है, हिमांशु की भी वाइफ है, जो आपस में बातचीत खूब करती है ना, गप्पे खूब लड़ाती है, ऐसा सेंटेंस बनाना चाह रहे हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि पंकज के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे और हिमांशु के साथ भी एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट है अर्जुना एंड भीमास वाइफ। वही एग्जाम्पल ले आऊँ, अर्जुन पांचों पांडव जो थे उनके तो कॉमन वाइफ थी, है ना।
तो इस केस में हम सिर्फ आखिरी वाले के साथ लगाएंगे, क्योंकि वो एक्सट्रीम लेवल का एक एग्जांपल है। तो हम क्या करेंगे, इस चीज़ को, इसका अर्थ समझते हुए हम सिर्फ आखिरी वाले के साथ लगाएंगे, जिससे पता चल जाएगा कि दोनों की वाइफ कॉमन वाइफ है। चलिए 126 में देखते हैं, ये क्या बताना चाह रहा है। ये बताना चाह रहा है कि इस तरीके के वर्ड जब भी आपको देखने को मिल जाए, बेकर्स, बुचर्स मतलब समझ रहे हो, कसाई वाला। बेकर्स मतलब जहाँ पर आप लोग जाते हो केक वगैरह खाने, उसके शॉप के बारे में बता रहा हूँ। केमिस्ट मतलब दवाई दुकान वाले, फ्लोरिस्ट फूल के दुकान वाले, हाउस एजेंट, ट्रेवल एजेंट, डेंटिस्ट, डॉक्टर्स, सेंट जेवियर्स, बार्बर्स। इस तरीके से जब भी आपको एपोस्ट्रॉफी एस के साथ वाला वर्ड अगर आपको दिखे और इससे बताने की कोशिश कर रहा हो वो सेंटेंस को किसी शॉप के बारे में, मतलब किसी निश्चित स्थान या घर के बारे में बताना चाह रहा हो, किसी शॉप के बारे में, ऑफिस के बारे में, क्लिनिक के बारे में, जैसे डॉक्टर्स क्लिनिक, सेंट जेवियर स्कूल, है ना, इस तरीके से बताने की कोशिश करे, तो एक चीज़ समझ जाना कि इसमें दो सिचुएशन क्रिएट होता है। इस केस में 2 सिचुएशन क्रिएट होता है। मतलब क्या है, ए द प्लस, मतलब इसके साथ ये सारे वर्ड आपको अगर नोटिस आ जाए, मतलब एग्ज़ाम में ये चीज़ नोटिस में आ जाए, तो आपको क्या ध्यान देना है, 2 सिचुएशन को ध्यान देना है। एक ये कि इसके जो है कि इसका इस्तेमाल अगर ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो इसके बाद हम शॉप, ऑफिस, सर्जरी, क्लिनिक, ये सारे जो वर्ड हैं, इस शब्द को हम नहीं लिखते। और अगर ये सारे वर्ड का इस्तेमाल उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में काम करे, तो उसके बाद हमें ये सारे वर्ड को इस्तेमाल करना पड़ेगा ज़रूरत के हिसाब से, जहाँ जैसा लगेगा। जैसे सेंट जेवियर स्कूल है ना, तो अगर सेंट जेवियर वो किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम करे, तो वहाँ पर स्कूल वर्ड का इस्तेमाल करेंगे नहीं, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। वो अंडरस्टूड हो जाएगा कि ये सेंट जेवियर स्कूल के बारे में बता रहा है। लेकिन अगर वो सेंट जेवियर्स जो है ये अगर काम करे किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, तो उसके साथ ये स्कूल वाला वर्ड को मेंशन करना ज़रूरी हो जाएगा। कौन कौन समझा? समझ गए होगे यार, नहीं समझे होगे तो फिर से रिपीट करके देखना। हालांकि यहाँ पर मैं एग्जांपल ले चुका हूँ, देख लो। अगर मैं बोलूँ कि अमन रीड्स इन सेंट जेवियर्स, अमन जो है वो सेंट जेवियर में पढ़ता है, तो किस में पढ़ता है, सेंट जेवियर है क्या भाई, तो ये अंडरस्टूड है यहाँ पर क्या कि ये सेंट जेवियर स्कूल में पढ़ता है, तो स्कूल मेंशन करना यहाँ पर लास्ट में ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब कहोगे सर ऑब्जेक्ट की तरह कैसे काम कर रहा है, तो भाई डिटेल नॉलेज में दे ही रखा हूँ कि जब भी प्रीपोजिशन यूज हो किसी सेंटेंस में, उसके बाद जो भी नाउन या प्रोनाउन हो, हाँ, तो यहाँ पर है सेंट जेवियर जो है, इसके पहले प्रीपोजिशन आया है और प्रीपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, ना कि सब्जेक्ट। ये मैं बता चुका हूँ पहले, ठीक है। और ये रीड करने का काम कर रहा है अमन, मतलब ये क्रिया का कर्ता जो है वो अमन है, इसलिए सब्जेक्ट है ना, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को पहचान लिए। और जो सब्जेक्ट है वो कहलाता है नॉमिनेटिव केस में, और जो ऑब्जेक्ट है वो कहलाता है किस में, ऑब्जेक्टिव केस में। ये सारा कुछ हम लोग देख चुके हैं। तो यहाँ पर ये बताने की कोशिश है कि अगर ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करिए सारे वर्ड, तो इसके बाद हम लोग, जैसे सेंट जेवियर स्कूल है, तो स्कूल शब्द को लिखना नहीं है, स्कूल शब्द को इसके बाद क्या करना है, नहीं लिखना है, ठीक है। अभी हुआ क्या बताऊँ मैं आप लोग को, वीडियो बनाते बनाते ये क्रैश करने वाला था, और तभी मैं तुरंत उस पर क्लिक किया और उसको रिपेयर किया। मतलब ऑप्शन देता है रिपेयर और डिलीट का। और इस वीडियो के बनाने के पहले, जो इसके पहले भी बना रहा था, 23 मिनट का वीडियो बनाया, उसके बाद वो क्रैश कर गया। वो मौका भी नहीं दिया कि इसको रिपेयर करना है कि नहीं करना है। तो इतना फास्ट हो जाता है कभी कभी, तो होते रहता है ऐसा, है ना, कई बार मेहनत बेकार चला जाता है। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझ गए। लेकिन यही सेंट जेवियर अगर सब्जेक्ट के जगह पर होता, तो इसके साथ स्कूल वाला वर्ड हम मेंशन करेंगे। समझ गए कि बात नहीं? देख लो, ये सारे वर्ड हैं। बेकर्स है, बेकर शॉप, बुचर शॉप, है ना, केमिस्ट शॉप, फ्लोरिस्ट शॉप, हाउस एजेंट, ट्रैवल एजेंट, डेंटिस्ट का क्लिनिक, है ना, डॉक्टर्स का क्लिनिक, सेंट जेवियर स्कूल, बार्बर शॉप। ये सारे वर्ड जहाँ भी आपको दिख जाए, तो इसके साथ हम लोग शॉप, स्कूल वाला वर्ड तभी इस्तेमाल करेंगे जब ये सारे वर्ड काम करे उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में। और अगर ऑब्जेक्ट के रूप में काम करेगा तो हम उसके बाद ये सारे वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो देख लिए। अब देखो सब्जेक्ट के रूप में काम करता है तो कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर बोला है द बार्बर शॉप इज़ फुल ऑफ कस्टमर्स। अब यहाँ पर कौन कौन सा है नाउन, एक शॉप है जो कि बार्बर का है, ये है नाउन में,
और ये कस्टमर है, तो कस्टमर तो सब्जेक्ट हो नहीं सकता, ये तो ऑब्जेक्ट है। ये क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और यहाँ पर इसके पहले कैसे पता चला ऑब्जेक्ट में, क्योंकि इसके पहले आपका ऑफ प्रीपोजिशन आया है, और तो समझ गए कि ऑब्जेक्ट होगा तो बच कौन जाता है, बार्बर शॉप। ये है आपका सब्जेक्ट बार्बर्स, है ना। तो ये अगर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर शॉप का रहना बहुत ज़रूरी है। मुझे उम्मीद है आप लोग सीख गए होंगे इसको अच्छे तरीके से, ठीक है। इसका भी मतलब है कि अमन जो है वो जेवियर के स्कूल में पढ़ता है। स्कूल यहाँ पर अंडरस्टूड है। जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करे तो हम स्कूल वर्ड को भले लिखे या ना लिखे, लेकिन वो अंडरस्टूड है। लेकिन सब्जेक्ट के रूप में काम करे तो इसके साथ ये वाला वर्ड का इस्तेमाल करना ज़रूरी है। चलिए सीख गए आप लोग। 127 नंबर में बोल रहा है कि अगर पॉसेसिव का प्रयोग, यही वाला रूल में पहले भी हिंट कर रहा था आपको, कि अगर पॉसेसिव का प्रयोग दैन के पहले हुआ है तो दैन के बाद भी अगर पॉसेसिव का प्रयोग होना है तो सेम तरीके के पॉसेसिव का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और अगर वहाँ पर देखो अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ध्यान दो कि इसका कहने का क्या मतलब है। यहाँ पर दिया है कि हीज़ कार इज़ फास्टर देन मिस्टर पाठक। अब इसका क्या मीनिंग हो गया पता है, कि उसका कार जो है ये मिस्टर पाठक से तेज़ है। मतलब मिस्टर पाठक के कार से तेज़ नहीं है, ये मिस्टर पाठक से तेज़ है। तो ऐसा पॉसिबल है कि हम कार और पाठक के बीच कंपेयर कर दें? नहीं, कार के बीच करेंगे, है ना। तो यही यहाँ पर बोल रहा है कि हीज़ कार इज़ फास्टर देन मिस्टर पाठक्स। तो यहाँ पर हम कार भले ही नहीं लिखे हैं पाठक्स कार, ये यहाँ पर अंडरस्टूड है, समझ रहे बात को। लेकिन यहाँ पर क्या है कि दैन के पहले जिस तरीके का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर पॉसेसिव केस आगे भी होगा, और ये बिल्कुल करेक्ट है। जैसे हीज़ कार है ना, यहाँ पर हीज़ लिखा हुआ है तो मिस्टर के साथ हम यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस दे करके दोनों को पॉसेसिव केस में रख सकते हैं। फिर देखो द क्लाइमेट ऑफ केरला इज़ बेटर देन दिल्ली। तो यहाँ पर इस सेंटेंस का क्या मीनिंग हुआ, कि इसका मीनिंग है कि केरला का क्लाइमेट जो है वो दिल्ली से अच्छा है। भाई दिल्ली और केरला के क्लाइमेट से कैसे कंपेयर करेंगे, हम तो कंपेयर करेंगे केरला का क्लाइमेट और दिल्ली का क्लाइमेट। तो यहाँ पर क्लाइमेट है कहाँ, नहीं है। तो नहीं है तो क्या करोगे, यहाँ पर मेंशन करोगे। तो ऑफ वाला जितना भी होता है इसको पॉसेसिव बनाने के लिए, मतलब इसके साथ जब भी कंपेयर इस तरीके से होता है तो लिखते हैं दैट ऑफ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। या फिर दोज ऑफ, ध्यान देना। तो अगर प्लूरल हो तो दोज ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, सिंगुलर हो तो दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। तो दिल्ली यहाँ पर सिंगुलर एक के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो दैट ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसी तरीके से बोला है द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर दैन पटना। तो पटना से कैसे अच्छा हो सकता है रांची का क्लाइमेट, तो क्लाइमेट होगा क्लाइमेट से कंपैरिजन में। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, द क्लाइमेट ऑफ रांची इज़ बेटर दैन दैट ऑफ पटना। तो यही बोल रहा है कि ये जो दैन के पहले जिस तरीके से यहाँ पर इस्तेमाल हुआ ऑफ का, आगे भी इस्तेमाल करो ऑफ वाला, है ना। तो ये एक पैटर्न है ये, कि पहले अगर ऑफ वाला इस्तेमाल हुआ है कंपैरिजन में कर रहे हैं तो आगे जा करके ऑफ भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और इसके पहले दैट और दोज का इस्तेमाल होता है ज़रूरत के हिसाब से, ठीक। अब ज़रा देखो यहाँ समझ जाओगे कि द लाइफ ऑफ द रिच, मतलब द रिच का मतलब अमीर लोगों का जो लाइफ है, इज़ नॉट एज पीसफुल एंड प्लीजेंट एज दैट ऑफ द पुअर्स इन सो मेनी वेज। बहुत सारे ऐसे वेज हैं जिसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि अमीरों की ज़िंदगी में उतनी शांति नहीं होती और सुखद नहीं होता जितना पुअर्स की ज़िंदगी में होती है, ये बताना चाह रहे हैं। तो लाइफ को कंपेयर करना चाह रहे हैं, रिच के लाइफ और पुअर के लाइफ को। तो यहाँ तो बिल्कुल करेक्ट है, ऑफ का इस्तेमाल हुआ है और उसी हिसाब से दैट ऑफ का इस्तेमाल हुआ है। अब द पुअर जो है ये प्लूरल को बताता है, अमीर लोग को बताता है, तो दैट का इस्तेमाल यहाँ से हटा दो और क्या करो, दोज ऑफ लिखना पड़ेगा। चलिए सर दोज ऑफ लिख दिए, करेक्ट है, लेकिन दोज ऑफ तो लिख दिए, ऊपर से यहाँ पर एपोस्ट्रोफ एस का इस्तेमाल किया जो कि गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि डबल हम कैसे कर सकते हैं उसके साथ, समझ रहे हो। डबल एक नाउन के साथ हम डबल कैसे इस्तेमाल करेंगे पॉसेसिव केस का, तो यहाँ से एपोस्ट्रोफी एस को भी हटाना था, ठीक है। तो समझ गए, यहाँ पर दोज होगा, दोज ऑफ द पुअर, दोज ऑफ द पुअर, ये सही होगा, ठीक है। दो एरर था, दैट को आपको दोज करना था और पुअर से आपको एपोस्ट्रोफी एस को हटाना था। क्यों हटाना था, कैसे हटाना था, सब कुछ क्लियर है यहाँ तक। अब देखो यहाँ पर 128 नंबर में बोला अगर पॉसेसिव का प्रयोग सेम तरीके का एज के पहले हुआ हो तो एज के बाद भी पॉसेसिव का प्रयोग होगा, और दैन का प्रयोग हो तो आगे भी उसके मतलब पॉसेसिव का यूज होगा, है ना। मतलब खाली उसको नहीं छोड़ सकते। मतलब कहने का है कि यहाँ पर एज का इस्तेमाल हुआ है, इसके पहले अगर इस्तेमाल हुआ है
पॉसेसिव केस का, तो आगे भी कहीं ना कहीं पॉसेसिव केस का इस्तेमाल होगा। अगर यहाँ पर दैन रहता पिछले के हिसाब से, इसके पहले अगर पॉसेसिव का इस्तेमाल हुआ है तो आगे भी पॉसेसिव केस का इस्तेमाल होगा ही होगा। यही इस रूल का मतलब है। तो यहाँ देखो, मोहन की सिस्टर इज़ नॉट सो ब्यूटीफुल एज सोहन, तो ये सोहन का कंपेयर कर दिया है मोहन की सिस्टर से, जो कि गलत है ना। इस्तेमाल यहाँ पर ये बताना चाह रहा है कि सोहन की सिस्टर से मोहन की सिस्टर ज़्यादा ब्यूटीफुल है, मतलब ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं है ना। तो इसकी सिस्टर से तुलना करेंगे ना, तो देखो एज के पहले यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस लगा करके पॉसेसिव केस में, तो ये भी आपका पॉसेसिव केस में है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। जैसे यहाँ पर बोलेंगे पाकिस्तान्स प्रॉब्लम्स आर ऑल्सो एज सीरियस एज दैट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर देखो एज के पहले क्या इस्तेमाल हुआ है, पाकिस्तान का प्रॉब्लम, मतलब पॉसेसिव केस में। तो आगे जो भी इसके साथ हम कंपेयर करें इंडिया का, इसके साथ भी पॉसेसिव केस होगा। जी हाँ बिल्कुल, तो ये बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि दैट ऑफ इंडिया लगा हुआ है, लेकिन फिर भी गलत है, क्योंकि पॉसेसिव केस में तो दोनों हैं, पाकिस्तान और इंडिया, क्योंकि एज के पहले रूल के हिसाब से पॉसेसिव केस में तो अगला वाला भी होना चाहिए, तो अगला वाला तो दैट ऑफ तो है ही। लेकिन क्यों गलत है ये? ऐसा इसलिए गलत है क्योंकि अभी हमने रूल देखा किस चीज़ को, कि प्लेस वाला और कंट्री वाले जितने भी नेम होते हैं उसमें हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर रांची था, पटना था, तो फिर दैट ऑफ और ऑफ का इस्तेमाल कैसे कर दिए? उसका भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगली बात समझो कि एज के पहले कोशिश करना है, ये परफेक्ट रूल नहीं कहता है ये चीज़, लेकिन कोशिश ये करना है कि एज के पहले जिस तरीके का हो, एज के पहले जिस तरीके का पॉसेसिव केस हो, उसके बाद वाला जो भी पॉसेसिव केस होगा वो उसी तरीके का होना चाहिए। तो यहाँ पर दैट ऑफ के जगह पर जिस तरीके से पाकिस्तान था, इस तरीके से यहाँ पर इंडियास करना पड़ेगा। क्लियर? अब ये वाला देखो, पाकिस्तान प्रॉब्लम्स आर मोर सीरियस दैन इंडियास। अब क्या करोगे भाई, यहाँ पर तो लिखा है क्या, दैन के पहले पॉसेसिव केस तो है ही नहीं और इंडिया के साथ है पॉसेसिव केस, तो कैसे करेंगे सर? तो प्रायोरिटी आपको क्या देना है, या तो ऐसे लिखो, यहाँ पर ऐसे लिखो कि द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया, सॉरी पाकिस्तान, है ना, पाकिस्तान आर मोर सीरियस दैन दैट ऑफ इंडिया। और फिर क्योंकि यहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल हुआ है तो दैन दैट ऑफ का इस्तेमाल कर सकते थे, तो दोनों जगह चेंज करना पड़ेगा इस हिसाब से, इसलिए इस वाले टर्म में नहीं करेंगे, इंडियाज़ के हिसाब से हम यहाँ पर पाकिस्तान प्रॉब्लम्स कर देंगे। क्लियर है? पूरा उम्मीद है कि आप लोग पूरा समझ गए। यहाँ पर कंट्री के नाम है तो यहाँ पर एस कर देंगे, इसके हिसाब से, इंडिया के हिसाब से, समझ रहे हो? चलिए, सारे कुछ आप लोग सीखते जा रहे हो धीरे धीरे। अब बात करते हैं आगे, देखो। लेकिन ऊपर के दोनों रूल्स के संदर्भ में एक और बात कही जा रही है कि सेंटेंस का अर्थ आपका जो है वो कई बार ऐसा होता है कि बिना पॉसेसिव का और कई बार पॉसेसिव के साथ भी अर्थपूर्ण हो जाता है। जैसे ऊपर में हम लोग कंपेयर वाली बात देखें, है ना, दो जगहों का कंपैरिजन किया जा रहा है ना, दो लोगों के बीच कंपेयर किया जा रहा है, दो चीज़ों के बीच किया जा रहा है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको मीनिंग को ध्यानपूर्वक समझना है, कई बार मीनिंग गलत भी हो जाता है, सही रूल का इस्तेमाल करते हुए भी गलत हो जाता है। जैसे यहाँ पर समझने की कोशिश करो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोहन्स ब्रदर इज़ टॉलर देन सोहन। अब ये तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है कि मोहन का भाई जो है वो सोहन से लंबा है। हम तो दो इंसान का तो किसी से भी कंपेयर कर सकते हैं ना लंबाई में, तो यहाँ जरूरी नहीं कि सोहन से लिखें, मतलब सोहन के भाई से कंपेयर हो रहा हो, नहीं। मीनिंग तो इसका करेक्ट है कि मोहन का भाई का कंपेयर कर रहे हैं सोहन से, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो सकता है। मोहन का भाई का हम कंपेयर कर सकते हैं सोहन के भाई से, ये भी करेक्ट हो सकता है। तो ये मीनिंग के सेंस में दोनों ही करेक्ट हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोल दें कि मोहन्स कार इज़ बेटर देन सोहन, तब तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ लंबाई का कर रहे थे दो व्यक्तियों के बीच, तो दोनों ही करेक्ट है आपका, है ना। लेकिन मोहन की कार का तुलना कर दें सोहन से, तब तो ये गलत हो गया ना, क्योंकि कार और कार के बीच हम कंपेयर करते हैं, इंसान और इंसान के बीच करते हैं, दो पेड़ के बीच करते हैं, दो प्लेस के बीच करते हैं, समझ रहे हो, दो प्लेस के क्लाइमेट के बीच करते हैं। तो मोहन का कार सोहन के कार से बढ़िया है, ये बताने की कोशिश है, ना कि सोहन से, समझ रहे हो। तो यहाँ पर सोहन के साथ आपको एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई होप इस सब कुछ क्लियर हो रहा होगा, है ना। अब 130 नंबर का देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है इंडिफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस जो होते हैं जिससे किसी व्यक्ति या पर्सन का बोध हो, समझना ध्यान से। जैसे दो तरीके का इंडेफिनिट प्रोनाउंस अभी देखेंगे, तीन तरीके का हालांकि। देखो
यहाँ पर एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, ये सबसे किसी पर्सन का बोध होता है। लेकिन कुछ ऐसे भी इंडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं जिससे किसी पर्सन नहीं, क्या होता है, किसी पर्सन नहीं, जबकि किसी थिंग का पता चले, किसी वस्तु का, जैसे एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग, ये सब हम किसी पर्सन के साथ नहीं इस्तेमाल करते, किसी वस्तु के साथ या फिर किसी थिंग के साथ करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है ये रूल, ये बोल रहा है कि ये सारे वर्ड अगर आपको व्यक्ति सूचक जितने सारे प्रोनाउन होते हैं जो इंडेफिनिट प्रोनाउंस कहलाते हैं, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे समवन्स पेन, एवरीबडीज प्रॉब्लम, तो एपोस्ट्रोफी, सिंपली एपोस्ट्रोफी मत करना, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल होता है। लेकिन यहाँ पर बोल रहा है कि अगर ये सारे वर्ड के साथ एल्स वर्ड का इस्तेमाल हो, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, नो वन, समवन, एल्स वाला वर्ड है ना, तो हम इसके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे, जबकि एल्स के साथ इस्तेमाल करेंगे एपोस्ट्रोफी या एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल। ठीक है, देख लो यहाँ पर बोला है एपोस्ट्रोफी सिंपली नहीं, पूरा एपोस्ट्रोफी के साथ एल्स भी लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन एवरीबडी, समबडी, नो वन के बाद एल्स का प्रयोग होने पर एल्स के साथ हम क्या करते हैं, पोसेसिव केस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर बोल रहा है नो बडी एल्सेस एडवाइस, किसी और का एडवाइस नहीं, है ना, तो यहाँ पर है नो बडी के साथ एल्स आया है, तो नो बडी के साथ नहीं करेंगे इस्तेमाल, एल्स के साथ एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल करेंगे, ये करेक्ट है। ये गलत हो जाएगा आपका, दोनों के साथ भी नहीं कर सकते, ये भी गलत होगा। जैसे यहाँ पर देख लो, ही एक्टेड नॉट एज पर माई एडवाइस बट समबडी एल्स, वो मेरे एडवाइस के हिसाब से एक्ट नहीं किया, जबकि किसी अन्य व्यक्ति के हिसाब से के एडवाइस के हिसाब से काम किया। तो यहाँ पर एडवाइस का तुलना है ना। तो यहाँ पर देख लो समबडी एल्स के बात कह रहा है, तो यहाँ पर आपको समबडी में नहीं एल्स में लगाना पड़ेगा क्या, एपोस्ट्रोफी एस। अगर एल्स नहीं रहता तो समबडी में लगा देते एपोस्ट्रोफी एस। समझ गए बात को। फिर बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसे ही कि अगर थिंग का हो, ध्यान देना, थिंग का हो तो क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, वहाँ पर ऑफ का इस्तेमाल करना पड़ेगा अगर थिंग वाला हो, क्योंकि यहाँ पर निर्जीव वस्तु के बारे में बात कर रहा है ना। सजीव की बात हो, पहले ही रूल देख चुके हैं, फर्स्ट सेकंड वाला ही रूल था, है ना, कि अगर हम नॉन लिविंग के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल नहीं करते। और ये सारे जो एवरीथिंग, समथिंग, एनीथिंग, नथिंग जो है, ये किसी वस्तु के बारे में तो बता रहा होता है ना, तो इसके साथ हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, एवरीथिंग्स ब्यूटी, भाई एवरीथिंग के बारे में बता रहा है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा नॉन लिविंग थिंग के रूप में। तो इसको लिखना पड़ेगा द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग, नथिंग्स एग्जिस्टेंस, अस्तित्व के बारे में बोल रहा है, तो द एग्जिस्टेंस ऑफ नथिंग, ऐसे लिखाएगा ये। समझ गए, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो आपके लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के साथ इस्तेमाल होते हैं, जैसे ऑल व्यक्ति भी हो सकता है, पर्सन भी हो सकता है, कोई वस्तु भी हो सकता है ना। तो ऑल, बोथ, मेनी, ईच, ईदर, नीदर, ये सारे जो वर्ड होते हैं, इसके साथ हम एपोस्ट्रोफी का इस्तेमाल का प्रयोग करके इसका पोसेसिव नहीं बनाया जाता, इस चीज़ को ध्यान रखना, बल्कि ऑफ का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखोगे। हालांकि इससे बोध होता है, दोनों व्यक्ति के सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और वस्तु के सेंस में भी, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, एपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ईचस प्राइस इज़ हाई, ये तो गलत हो गया, इसके साथ लिखना पड़ेगा द प्राइस ऑफ ईच, ऑफ का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, फिर बोथ्स नेम्स, ये गलत है, यहाँ लिखना पड़ेगा द नेम्स ऑफ बोथ। समझ गए, ईच, बोथ, ये सारे जितने सारे हैं, इसके साथ हम नॉन लिविंग की तरह इस्तेमाल करते हुए ऑफ का प्रयोग करेंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, और नेक्स्ट जो रूल होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल होगा, इसमें हम काफ़ी ज़्यादा डिस्कस करेंगे, है ना। हो सकता है इसके बाद 134 या 135 में काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का चर्चा करेंगे। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी भी हो गई है और भाई मैं थक भी गया हूँ बहुत ज़्यादा। तो चलिए, आज भी बहुत कुछ आप लोग सीखे, और ध्यान रखना, रिवीजन इज़ द की मंत्र ऑफ सक्सेस। तो आप एक बार वीडियो देख करके रिवाइज़ करो, तो उसको देख के मल्टीपल टाइम रिवाइज़ करो, PDF के थ्रू रिवाइज़ करो, या फिर टेस्ट लिख करके रिवाइज़ करो। टेस्ट लिखने से ये फ़ायदा है कि आप सीधा सीधा अपना दिमाग का प्रयोग कर पाओगे कि जो मैं पढ़ा वो याद रह रहा है या नहीं, और वहाँ पर आपका दिमाग ये भी क्लिक करेगा भाई यहाँ हो क्या सकता है, तो दिमाग आपका एक्टिव होगा। वरना सिर्फ वीडियो ही देखते जा रहे हो तो नुकसान होगा, है ना। हालांकि वीडियो देखने से भी कमाल कर सकते हो आप। तो जैसे भी रिवीजन करना है, रिवाइज करते रहो। रिवीजन इज द की मंत्र ऑफ सक्सेस, हमेशा ध्यान रखो। और वीडियो को लाइक करना, बहुत मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो चलिए, आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।